चलो आओ, गुड मॉर्निंग। तो कल हम लोग लास्ट क्लास कहाँ पे छोड़े थे? मिथुन नहीं आया है? हाँ, धर्मवीर, तुम भी क्लास ऐसे क्यों करते हो? रेगुलर रहो। आज एग्जाम था, तब ठीक है। देखो आज तुम लोग के सामने देखो, हर प्रश्न का जवाब देता है रवि, देता है मिथुन, देता है शिवरानी भी देती है, ये सब के का दीपक भी देता है। ये सब का क्या कारण है बताओ? ऐसा थोड़े कुछ अलग है तुमसे? क्या सबसे अलग क्या चीज है इस सब का? कंसिस्टेंसी। क्या है कंसिस्टेंसी? इसी को बोलते हैं रेगुलरिटी। ठीक है, मतलब क्या है, इसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निरंतरता। क्या बोलते हैं? निरंतरता। और सामान्य शब्दों में घरेलू भाषा में बोलते हैं रोज आना, रोज पढ़ने के लिए आना। ठीक है, इसीलिए ये सब इतना हो गया है टैलेंटेड, समझे? अगर तुम भी आओगे धर्मवीर रेगुलर तो हो जाओगे। ठीक है, अभी नितेश में देखो, पिछले एक महीना से हम देख रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत जबरदस्त सुधार आया है। लगातार क्लास कर रहा है, सीख रहा है, जवाब भी दे रहा है। कल भी को सॉलिड जवाब दिया था एकदम, तो इसके अंदर भी आ रहा है। तो तुम लोग भी नितेश से, रवि से, मिथुन से, दीपक से, सबसे प्रेरणा लो। ठीक है, और रोज क्लास करो। कल कोई नोट्स बनाए हो क्या? रवि देखे नोट्स, साथ ही साथ बनाते जाओ नोट्स। किसका नोट्स बनाना है? नहीं, कल वाला नहीं है तो कैसे होगा रिवीजन? तुम्हारे पास है शिवरानी? किसी के पास नहीं है? कैसे हो? पहले सोचते 10 मिनट पहले रिवीजन करवाते ना। देखें जितना दूर बनाए हो। ठीक, पहले थोड़ा सा समझ लो। याद है शिवरानी, विकासशील अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं? हाँ, साजन किसको बोलते हैं जी? हाँ 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 हाँ, वो तो सही है, लेकिन हमको 3 लिखवाए थे, टर्म लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय संसाधन का क्या है, सही रूप से उपलब्ध है, लेकिन पूर्ण रूप से दोहन नहीं किया जा रहा है, और दोहन की प्रक्रिया में है, विकसित होने की प्रक्रिया में है। ये सब किसके में आ जाएगा? विकासशील में हो जाएगा। और विकसित में क्या है? मानवीय, भौतिक और प्राकृतिक, तीनों क्या है? पूर्ण रूप से दोहन कर रहा है, इसी वजह से विकसित है। ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है, इस तरह से याद रखो। ठीक है, टर्म पूछा जाता है। एक होता है रवि समावेशी विकास, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या बोलते हैं? मतलब क्या, अंतिम व्यक्ति तक क्या है, विकास का जो है स्तर पहुंचे, अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले। ठीक है, और यह क्या होता है? आर्थिक, लैंगिक, रंग रूप, विकलांगता, धर्म की परवाह किए हुए सबका विकास सुनिश्चित करता है, इसको बोलते हैं समावेशी विकास। एक होता है तुम्हारा सकल घरेलू उत्पाद, यानी जीडीपी, किसको बोलते हैं? अर्चना, अर्चना नहीं आई है। जीडीपी किसको बोलते हैं आयुषी, बताओ? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या समझती हो बताओ? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है बताओ? हाँ, एकदम सही बोले नितेश। और हाँ हाँ हाँ, एक वस्तु के अंतिम सेवा, और वस्तु और सेवा का मूल्य, अंतिम याद रखना है दीपक, अंतिम, यही कंडीशन है। दरोगा में दिखाए थे ना, क्वेश्चन पूछा था नहीं वाला। हाँ, जीडीपी से अभिप्राय है, दरोगा में पूछा था। इसीलिए अभी 2000 से ज्यादा दरोगा आ रहा है, हमको लग रहा है 2200 प्लस आ जाएगा दरोगा। और उसके बाद क्या, 1700 आ रहा है बीपीएससी। तुम लोग को हिट करवाएंगे इसमें, बीपीएससी और दरोगा को। ठीक है, वो करवाएंगे। ठीक है, ये हो गया। एक होता है जीएसडीपी और जीडीपी। जीएसडीपी कहां पर लागू होता है शिवरानी? ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब जीएसडीपी जो है राज्यों का ग्रोथ रेट दिखाता है। ठीक है, उसका सकल घरेलू उत्पाद क्या है एक वर्ष के अंतर्गत। तो जीएसडीपी से समझना राज्य के बारे में चर्चा हो रहा है। अच्छा, एक आता है मानव विकास सूचकांक, बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये क्या होता है बताओ? कल तो तुम नहीं आई थी काजल कि? हाँ,
हम ही लिटाए। हाँ हाँ, तो तुम चली गई थी। अच्छा ठीक है, लेट सेट हो जाता है किसी दिन, तो कितना भी कुछ भी जानकारी हुआ कि नहीं, फिर तुम चली गई थी नहीं। कल कितना इंपॉर्टेंट क्लास वगैरह पढ़ाए थे ना। और मेरा गांव है लैलक, ठीक है, और हम गांव से जो है एक दिन 3 दिन 4 दिन गांव में रहते हैं, और वहां से आने जाने में 1 दिन 2 दिन में कभी कभी लेट हो जाता है। ठीक है, तो यही बात है, और सब बच्चा सब जानता है। ठीक है, बैठो सहमा। तो इसीलिए रवि को कल कार्यभार दिए थे दीपक को कि तुम लोग जो है तब तक रिवीजन करवाओ, नहीं करवा रहे थे रिवीजन जी। तो जिस दिन लेट हो हम हो उस दिन क्या करोगे, जो स्टार करवाए उसी को पोडियम पे, तुम भी खुद एक टीचर हो ना, पढ़ाए भी हो बताते भी हो बच्चों को, तो यहाँ पे आके तुम पढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अच्छा खासा तैयारी है। जिस दिन लेट सेट हो या फिर लगे एब्सेंट हो उस दिन तुमको और मिथुन को इस दोनों कार्यभार लेना है। हाँ, तो एक होता है मानव विकास सूचकांक, ये किसको बोलते हैं बताओ, मानव के विकास का सूचकांक। कल मंगल भी नहीं आया था, ठीक है। एक संस्था है यूएनडीपी, ठीक है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या है, यूएनओ का अंग है, यूएनओ का हिस्सा है। इसका मुख्यालय कहाँ है रवि? केलेंगी स्विट्जरलैंड में है ना जी। यूएनडीपी का मतलब मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं शिवरानी? मानव को बोलते हैं ह्यूमन, विकास को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ठीक है, इसको कौन जारी करता है संस्था? हाँ, न्यूयॉर्क। अरे अरे, मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है ना, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कहाँ है जी तुम्हारा तो? यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है? हाँ, न्यूयॉर्क है। हम कह रहे क्वेश्चन वहां ये पूछा जाएगा कि ये जो है कौन संस्था द्वारा जारी किया जाता है, और उसका किसका मुख्यालय है वहां पे स्विट्जरलैंड में? उसको कौन सा संस्था बोलोगे ना, संगठन बोलो, कौन सा है वो संगठन? उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है? कल गूगल पे तुम लोग सर्च करवाए थे ना, विश्व आर्थिक मंच, यानी वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच, ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मंच है। देखो आज वो कितना बढ़िया जवाब दिया, वर्ल्ड इकोनॉमिक साहिल फोरम, विश्व आर्थिक मंच, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा मुख्यालय कहाँ, तब क्या मारोगे? स्विट्जरलैंड। और पूछेगा कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी, ठीक है। और यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क। और यूएनडीपी किसका अंग है? यूएनओ का अंग है, ठीक है। यूएनओ तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, तो ये चीज रखना। इसका क्या क्या पैमाना पे मापा जाता है मानव विकास सूचकांक? स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और जीवन स्तर पे, यही है ना। इस यही पैमाना, 3 पैमाना है। ये सब रिवीजन किए थे रवि, बताओ? तुम भी नहीं किए थे रिवीजन? एक होता है लैंगिक असमानता सूचकांक, जो जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। ये क्या होता है धर्मवीर बताओ, जो लड़का नहीं आता कल उसी से पूछेंगे। वैश्विक जो है लैंगिक असमानता सूचकांक, ये क्या होता है? उधर से बताओ मंगल, लैंगिक असमानता सूचकांक क्या होता है? इधर से कौन बताएगी? हाँ, तुम्हारा तो एग्जाम था, तुम तो कल आई थी वैसे, फिर भी बताओ लैंगिक असमानता सूचकांक यह क्या होता है? वेरी गुड, लिंग के आधार पे भेदभाव जो किया जाता है उसका सूचकांक हम लोग देखेंगे, ठीक है। यह किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है दीपक? विश्व आर्थिक मंच, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाँ चलो, याद आया, रिवीजन हुआ। और दूसरा क्या है, इसका 4 पैमाना होता है, ठीक है, लैंगिक असमानता का। आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षणिक उपलब्धियां,
स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। ठीक है, लिंग के आधार पर अगर भेदभाव होगा तो उसका जो है एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है पैमाना का जांच करता है। एक होता है मानव निर्धनता सूचकांक यानी ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। यह क्या होता है साजन? ये क्या होता है? इसके बताए थे ना कि 3 आयाम होते हैं और 10 जो है क्या सूचकांक होते हैं, कल बताए थे, इसी के बारे में बताए थे ना। आयाम क्या था? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये क्या था? आयाम था। इस आधार पे चेक करें कि गरीबी है कि नहीं। और फिर उसके बाद जो है उसके संकेत क्या थे? स्कूली शिक्षा, बच्चों के नामांकन के वर्ष, बाल मृत्यु दर, पोषण, बिजली, पीने का पानी, स्वच्छता, खाना पकाने का ईंधन, संपत्ति, सामाजिक सुरक्षा। इससे क्या मापे हम? मानव की निर्धनता का सूचकांक। तो इससे आगे आज पढ़ेंगे। तो तुम लोग कुछ याद हुआ? ये सब एग्जाम में डायरेक्ट आता है, इसको साथ ही साथ नोट्स भी बनाते जाओ। चलो अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा हेडिंग देके छोड़े थे? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सतत विकास सूचकांक। ठीक है, मतलब सतत का क्या मतलब हुआ हमको बताओ। पूजा, ये क्या नाम था? काजल, काजल बताओ सतत का मतलब क्या हुआ? हाँ, निरंतर, मतलब कंटिन्यूटी, मतलब ये क्या है? ब्रेक नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं सतत। ठीक है, और उसके विकास मतलब कंटिन्यूटी, अगर विकास डेवलपमेंट हो उसको बोलेंगे सतत विकास। और उसी का देखेंगे सूचकांक। तो यही जो हम लोग कल पढ़ाए थे, इसको आज हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे? समझेंगे। देखें मिटाने वाला कहाँ है शिवरानी? सतत विकास सूचकांक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखें थोड़ा पानी देता। अर्चना नहीं आई है, नेहा नहीं आई है, दोनों गायब है। नेहा का कहीं दौड़ते दौड़ते तो तबीयत तो ठीक है ना उसका? साइमा आज गए थे जी दौड़ने तुम लोग? नितेश भाग गया? अच्छा, भागना उगना नहीं है, ठीक है, मैदान पे चले जाना है। पैर पट्टी लगा दिया? अरे हमको भी देखो कैसे हो गया, पैर फूल गया एकदम। देखो मेरा पैर फूल गया एकदम, उसरी हो गया एकदम। अच्छा, अभी जो है हल्का फुल्का ही दौड़ना है। जब गांव का फील्ड सूख जाएगा और 4 लेन जब हो जाएगा तब एकदम दबा के दौड़ना। और वहां पे इस बार सोचे हैं, अपना फील्ड है ना इस तरह का, जैसे अपना ये फील्ड है ना ऐसा, यहाँ पर वो गोली है, यहाँ पे वो गोली है ना। इस बार जो इसको ऐसे गोल करवाने से करें, ठीक है, इसको इस बार गोल करवाएंगे ताकि यहाँ पे रुकना पड़ा। नहीं नहीं करल नहीं, यहाँ टेरोज है, इन्हें टेरोज है। एकरा गोल करवा के एक दो तोरा से फिर बाबा साजन सुजीत और सबका ओकरा की करिए हल्का हल्का कोदरा से सा बना दिए। ओकरे बाद वही दौड़िए और उसको 1600 मीटर ट्रैक कहते तोरा से कितना दौड़ी कंप्लीट करना छो? 5 मिनट में। 5 मिनट में कितना दौड़ना रे भाई? 1600 मीटर। ठीक है, तब आ जाएगा 50 में 50 नंबर। उसके लिए क्या है? कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इससे दौड़ते हुए यहाँ पर जब जाओगे, यहाँ पर ऐसे करके तुमको रुकना, ऐसे तब ऐसे जाना पड़ता है, ऐसे थोड़ा सा मुड़ना पड़ता है। अगर गोल रहेगा तो मुड़ना नहीं पड़ेगा ना। वहां जब दौड़ाएगा तुम लोग को फिजिकल के लिए तो वहां पे गोल रहेगा, इसीलिए अभी से करो। और टायर बंधवा बंधवा के भी दौड़ाएंगे तुम लोग को। हाँ, मंगल तुमको भी ले जाएंगे, ले लग जी, वहीं भोजन पानी का व्यवस्था होगा, समझे? वहीं दौड़ाएंगे तुमको भी। हाँ, 4 ही मिनट में 1600 मीटर है? 5 मिनट में होगा जी। हाँ, मतलब अरे 4 मिनट में दौड़ो, चाहे 4 मिनट 59 सेकंड पर पहुंचो, तुमको मिलेगा वही 50 नंबर। सतत विकास, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या होता है? इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट बताओ, तुरंत छापने लगते हो, बताओ, बचने के लिए छापने लगते हो, बताओ क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बताओ। हम्म अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग क्या है अभी, जैसे क्या है कि ऐसे कोयला उत्पादन करते हैं, कोयला से बिजली उत्पादन करते हैं, ठीक है, कोयला से बिजली उत्पादन किए, लकड़ी से क्या है कि घर बनाए, छत बनाए, खिड़की दरवाजा बनाए। अगर अभी पूरा लकड़ी का कटाई हो जाए तो आने वाली पीढ़ी को मिलेगा लकड़ी, घर बन पाएगा? अभी अगर पूरा बिजली को पूरा उत्पादन हम लोग करने के लिए कोयला निकाल पाएंगे तो आने वाले पीढ़ी को क्या कोयला मिल पाएगा? पेट्रोलियम, सब पेट्रोलियम का हम ही लोग यूज कर लेंगे, मिल पाएगा? तो वही क्या है, अगले आने वाले पीढ़ी तक के लिए भी जो है विकास सुनिश्चित हो, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल विकास, डेवलपमेंट, यानी सतत विकास, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिखने के फॉर्मेट में लिख लो। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है रवि, उसके बारे में 2 पॉइंट लिखो, फिर जो है उसके बारे में विस्तार कराएंगे। लिखो। अच्छा, रियो डी जेनेरियो कहाँ है? ब्राजील में। लिखो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 2012, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2012। लिखो, तुम क्यों लिख रही हो? हाँ, हो तो तब लिखना, रुको इसको निकालने दो, कलम बगल वाले पूरी कागज से लिखो, जितना लिखोगे नहीं तो याद कैसे होगा, रिवीजन कैसे होगा? इसका भी एसएससी जीडी का एग्जाम है, तुम्हारा एसएससी जीडी का एग्जाम है ना? निदेश, तुम्हारा हाइट नहीं पुरता है? शिवरानी फॉर्म भरी? हाँ, भर दी फॉर्म? क्या सब डॉक्यूमेंट लगा? पैसा कितना लगा? 100 रुपया। कहाँ भरवाई? हाँ, रवि भरा जी, ठीक है। तुम भी जो है डिटेल अपना सब कुछ दे देना, रवि तुम्हारा भर देगा। क्या सब डिटेल चाहिए रवि? हाँ हाँ, 10th का 12th का, हाँ हाँ, तो हाईएस्ट नहीं, जो 10th है तो 10th भी चल जाएगा ना, 10th है, हाँ ठीक है। 10th का भी क्या कर दोगे? 10th का सर्टिफिकेट तुम जो है इसको रवि भैया को क्या करोगे, अपना लेके आना, जीरोक्स लेके आना 10th का सर्टिफिकेट, और है, अच्छा दे देना, ओटीपी लगेगा। तो उसके पास उतना वो नहीं है, समझदार नहीं, उसके घर में भी लोग उतना पढ़े लिखे नहीं, तो तुम अपना नंबर और ओटीपी, या फिर तुम्हारे घर में है मोबाइल, जब ओटीपी आएगा तो बता दोगे, ठीक है। तब तुम वो टाइमिंग बताना, उसी समय रवि फॉर्म भरेगा, तब जो है तुम वो कर देना, ठीक है, क्योंकि अपना रहेगा सिक्योर रहेगा। रवि का क्या होता है, फिर डाटा फिर इधर उधर चला जाएगा मोबाइल में, वो लास्ट में कुछ नहीं बचेगा तभी देगा। तो पहले यही कोशिश करना कि अपना सर्टिफिकेट सब दे देना, फोटो भी चाहिए ना, लाइव लगता है, तब कैसे होगा जी? हाँ, तो सुनन तो यहीं पे कर देना, ठीक है। हाँ हाँ, अरे भर दो, कितना रुपया लग रहा है? और दे दो, भर दो। देखो, एग्जाम देने से क्या होता है, समझो बात को, जैसे रितेश बोला 200 रुपया लग रहा है, शिवरानी कितना 100 रुपया लग रहा है, ठीक है। अंशु, तोरा हाइट पूरी है जो, तोरा दिक्कत नहीं छो, तोरा हाइट नहीं पूरे जाओ, पूरे छो तो भर दिया 100 रुपया लगतो, सब लोग जिसका हाइट वाइट पुरता है 19-20 हो गई हो, वो सब भर देना। एग्जाम देने से क्या फायदा होगा दीपक? देखो, दीपक का कहना है कॉन्फिडेंस आएगा, सही बात। जैसे देखो, दीपक से ही शुरू करते हैं। दीपक का क्या था, पिछली बार दीपक 21,391 का बिहार पुलिस देने गया था, दीपक, लेकिन क्या है कि वो एमआर सही से नहीं भर पाया था। लेकिन इस बार वो दिक्कत हुआ, तो जब तुम लोग फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे क्या है, फेस करोगे एग्जाम का एग्जाम को जब तुम फेस करोगे तो तुमको लगेगा, 2 चीज लगेगा। पहला क्या है, वो प्रेशर, एक तो होता है प्रेशर, एग्जाम में क्या होता है, प्रेशर। दूसरा क्या होता है, वहां पे जो ओएमआर वगैरह से भरते हो वो सब होता है। तीसरा होता है नॉलेज चेक। चौथा होता है रिवीजन।
तो वहां जब जाओगे तो प्रेशर झेलने का क्या है, प्रेशर झेलने का तुमको मौका मिलेगा, ठीक है, प्रेशर रिलीज होगा वो चीज। दूसरा ओएमआर सीट जब भरोगे तो वहां तुमको क्या है, तुमको ये चीज बढ़िया से हो जाएगा, ओएमआर कैसे भरा जाना चाहिए, क्या होना चाहिए ये। तीसरा चीज क्या हो गया, तुम्हारा नॉलेज चेक हो जाएगा, नॉलेज पता चलेगा कि इतना इतना जो पढ़े थे वो सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चौथा चीज क्या होगा कि वहां पे क्वेश्चन जो रिवीजन होगा वो एग्जाम में अगर 100 क्वेश्चन आएगा, 100 क्वेश्चन में वही एग्जाम में अगर अगला एग्जाम में वही का 10 क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, बाकी 100 क्वेश्चन को एकदम याद हो जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो भर दे रहा तुम लोग, जिसमें शिवरानी का हो जाएगा, इधर अंशु का, आर्ची का हो जाएगा, इधर पल्लवी का हो जाएगा, इधर तुम भी भर देना, ठीक है, तुम्हारा भी हो जाएगा। और कोई लड़का तुम्हारा हो जाता है ना हाइट दीपक, एसएससी का भर देना। इस मंथ के बाद से, सितंबर के बाद से अक्टूबर में क्या है, गांव से कुछ लड़के भी आएंगे जो एसएससी निकाले हैं। एक मित्र, एक है सौरभ है और दूसरा है ये क्या नाम है, मुकेश। ये दोनों लड़का एसएससी निकाला है, सौरभ और मुकेश। तुम लोग मिली हो ना उस दिन, टीचर्स डे पे आए थे दोनों लोग, तुम दोनों को बुलाएंगे, दोनों तुम लोग का अलग अलग से क्लास लेंगे। ये दोनों लड़का निकाला हुआ है एसएससी, ये भी क्लास लेगा तुम लोग का, और तुम लोग को हर एक तरीका बताएगा। दो दो बार निकाला है, पिछले बार भी निकाला था, इस बार फिजिकल में रनिंग में रह गया था। तो ये चाहिए, ये लड़का से पढ़वाएंगे तुम लोग को, इसीलिए मन से एकदम बढ़िया से पढ़ाई को, जितना जितना बोलते जाएंगे सर उतना उतना पढ़ते जाना है, ठीक है। इस महीना के बाद से 15-20 दिन के बाद से, तो ये चीज है, थोड़ा सा तुम लोग लिख लो और फॉर्म में भर देना। तुम्हारा हम लोग बात करेंगे, तुम क्या करना कि यहीं पे आना। मोबाइल से भरते हो, लैपटॉप से भरते हो? हाँ, तो तुम क्या करना, एक दिन लैपटॉप लेके आ जाना, ठीक है, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा पैसे वगैरह सबका दिक्कत है। लैपटॉप लेके आ जाना बैग में, और तुम मोबाइल पर भी लेते आना, समझी। घर से क्या करोगे, मोबाइल लेते आओगे, मोबाइल लेते, दीदी ओटीपी बता देगी ना, हाँ ठीक है, दीदी फोन करना कि ओटीपी जा बोला छो, फोन रखे हैं सामना में, ओटीपी जैसे आएगा बता देना, ठीक है, तुम्हारे लिख कर देंगे। चलो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था 2012 में, देखो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2012 में, 2012 ब्रैकेट माना में, सतत विकास संबंधी, बगल से लिखो, बगल से लिखो, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 2012 में सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सतत विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ब्रैकेट में रियो 20, ब्रैकेट में रियो 20, ठीक है, में, सम्मेलन में दी फ्यूचर वी वांट, दी फ्यूचर वी वांट, ठीक है, इस नाम से क्या है, इसी नाम से जारी किया गया दस्तावेज, डॉक्यूमेंट, दी फ्यूचर वी वांट, मतलब भविष्य जो हम लोग चाहते हैं, ठीक है, लिखो इसको इंग्लिश में लिखो अंशु, आर्ची, दी फ्यूचर वी वांट नामक दस्तावेज जारी किया गया, नाम लिखो धर्मवीर, नामक दस्तावेज जारी किया गया। अगला पॉइंट लिखो, ये हो गया, अगला पॉइंट लिखो, वर्ष 2014 में, वर्ष 2014 में 17 सतत विकास लक्ष्य, वर्ष 2014 में 17 सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए, वर्ष 2014 में 17 सतत विकास लक्ष्य जारी किए गए, जो 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं, जो 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट लिखो, ये 17
जो वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। मतलब 17 लक्ष्य है। जैसे तुम लोग का भी लक्ष्य होगा कि 2024 खत्म होते होते 25 खत्म होते होते मेरा लक्ष्य क्या है, एक नौकरी प्राप्त कर लेना है। मतलब 2025 में क्या है, देखो आज ही पेपर में वो व्हाट्सएप पे लगाए भी हैं स्टेटस। मतलब क्या है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। ये क्या है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बीपीएससी में दरोगा में। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर रामनाथ कोविंद जो पूर्व प्रेसिडेंट थे, वही इसके अध्यक्ष थे। ये क्या था कि पूरे देश में एक ही समय में एक ही चुनाव कराए जाने की बात की जा रही है। जैसे बिहार विधानसभा का चुनाव कब होने वाला है रवि, नवंबर 2025 में तक जो है, सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा, अक्टूबर में, और नवंबर 2025 में क्या है, शुरू हो जाएगा नया सेशन। तो नवंबर 2025, तो इससे पहले जैसे सरकार का कहना है कि जो है ना, ये वन नेशन वन इलेक्शन, एक साथ जो है सभी देश के चुनाव कर लिया जाए। अगर ये होता है इम्प्लीमेंट, तो 2029 में सब जगह का चुनाव होगा। क्योंकि अभी 2024 में क्या हुआ था, लोकसभा का चुनाव हुआ था, लोकसभा के 5 साल के बाद हो जाएगा विधानसभा चुनाव। तो ये अभी प्रोसेस में है, हालांकि ऐसा होगा नहीं, अभी थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, मुश्किल आएगा, क्योंकि अगले साल चुनाव होने वाला है। और अगले साल चुनाव होने से पहले सरकार का क्या लक्ष्य है, लक्ष्य क्या होता है मंगल, लक्ष्य क्या होता है बताओ, किसी काम को पूरा कर लेना। उस पूरा करने के लिए क्या है, अपना तन मन सब समर्पित कर देना, ठीक है। और लक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गोल। क्या बोलते हैं, गोल। गोल को बोलते हैं हिंदी में लक्ष्य। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है मंगल, हाँ क्या है लक्ष्य बताओ, रुको एक मिनट। अब वो नहीं ना, वो अब ना उठा लेता, हाँ ललका रंग के छाओ, हाँ डाली के वही ना धर दियो। हाँ देखो, बिहार सरकार का लक्ष्य क्या है, पल्लवी, साइमा, नेहा, सब सुनो। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि अगले साल जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उससे पहले 12,32,000 क्या है, वैकेंसी देना, नौकरी के रूप में युवाओं को देना, ठीक है। ये तो सरकार का लक्ष्य है। अब इसी लक्ष्य के साथ तुम अपना भी लक्ष्य जोड़ लो साहिल। तुम्हारा भी लक्ष्य क्या हो जाना चाहिए कि वर्ष 2025 तक में इस 12,32,000 में क्या है, हमको एगो नौकरी सुनिश्चित कर लेना, एक नौकरी। तो सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सभी लड़का लड़की के लिए, कि 12 लाख में एगो नौकरी नहीं ले सकती हो अर्चना, अर्चना तो नहीं आई शिवरानी, एकदम खूब बिंदास ले लोगे, इसी साल ले लोगे, ठीक है। तो उसी तरह से होता है क्या, लक्ष्य होता है, लक्ष्य। और लक्ष्य को गोल भी बोलते हैं, टारगेट भी बोलते हैं, टारगेट, ठीक है। तो उसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास का क्या हुआ था कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या है कि सतत विकास के लिए द फ्यूचर वी वांट, मतलब आगे का भविष्य जो हम लोग चाहते हैं, ये क्या एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया गया, दस्तावेज। वहां पे कहा गया क्या कि जो है वर्ष 2030 तक हम लोग को 17 लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, कितना, 17 लक्ष्य, 17 अगर लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, 17 टारगेट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जो है पूरा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। एक बार लक्ष्य हम सबको सुना देंगे, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगला पॉइंट लिखो, सुना देंगे हम। ये दोनों तो समझ गए, ये क्वेश्चन आता है ये दोनों। अगला है, अब इसके बारे में लिखो, सतत विकास सूचकांक के बारे में लिखो। किसी भी देश के, तीर मार के अच्छा से करना, किसी भी देश के, लिख लिख, किसी भी देश के आर्थिक, कोमा पर्यावरणिक, कोमा समाज, और आर्थिक पर्यावरणिक और सामाजिक, आर्थिक पर्यावरणिक और सामाजिक तीनों स्तंभों के, तीनों स्तंभों के, तीनों स्तंभों के स्थिरता के आधार पर, स्थिरता के आधार पर सतत विकास, स्थिरता के आधार पर सतत विकास अवधारणा, सतत विकास अवधारणा का आकलन किया जाता है।
ठीक है, तो ये चीज तुम्हारा हो गया सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका 17 जो लक्ष्य है उसका तुम लोग को सुनाते हैं, थोड़ा सुन लो। सुनने से क्या एक दृष्टिकोण बदलेगा, ठीक है। जैसे क्या है, ये सब जो जो पढ़ा रहे हैं इससे सबसे ज्यादा फायदा पता है किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इसको होगा, आर्ची को सबसे ज्यादा फायदा होगा, पल्लवी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, मंगल को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोग मंगल को रेंज में रखा करो। अभी 10th 11th में मंगल गया है, 11th से ही आईएएस का तैयारी शुरू कर दिया लड़का, देख रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। हाँ, वो छोड़ो 11th में क्या मतलब शरीर सा सब फैल गया है लग रहा है, लेकिन जो है हाँ अच्छा रहने, ऐसे मत देखो, वो अपना खाने पीने में रखा है, खाते पीते घर से एकदम, देखते हो ना चमक चेहरा का, देखो क्या चमकता है एकदम पूरा एकदम, समझे? तो उसके लिए मत सोचो, लेकिन ये जानते हो 4 साल अगले 5 साल 6 साल में एकदम 1 नंबर गियर में मारेगा आईएएस, ठीक है। इसीलिए तुम लोग अच्छा संबंध रखो मंगल से। मंगल जो जो बहुत बोलता है तुम लोग सुना करो, ठीक है। तुम लोग का जब ट्रांसफर प्रमोशन करना होगा ना, मंगल तुम लोग फोन लगाओगे कि मंगल हमारा ट्रांसफर करवा दो भाई, भागलपुर जिला के आसपास करवा दो ट्रांसफर, तब मंगल बोला अच्छा ठीक है लाओ उधर से एक पेटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला किसको? मंगल को, क्योंकि मंगल अभी के समय में ये सब पढ़ रहा है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, फ्यूचर वी वांट, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है, कल पढ़ाए थे निर्धनता सूचकांक, गरीबी सूचकांक, और उसके बाद क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल हरित घरेलू उत्पाद, जीडीपी, जीएसडीपी, ये सब पढ़ने का है अभी उम्र, लेकिन देखो अभी से पढ़ रहा है। बस मंगल तुमको कंटिन्यू रहना है, और 12th के बाद किसमें एडमिशन करना है? इग्नू में या फिर नालंदा ओपन में, उसे तुमको यहीं रहना है। मंगल मेरा अगले 6 साल के लिए स्टूडेंट बन गया है, ठीक है। इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करवाएंगे। तो इसका लक्ष्य सुन लो, इसको समझने की कोशिश करना। कहता है गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना, पहला लक्ष्य। दूसरा है भूखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना, पोषण में सुधार लाना, संपोषणीय कृषि को बढ़ावा देना, ठीक है, दूसरा लक्ष्य। तीसरा लक्ष्य स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और प्रत्येक आयु में सभी के लिए तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना, फिट फॉर ऑल। कहता है अगला चौथा लक्ष्य समावेशी और साम्यपूर्ण शास्त्रीय शिक्षा सुनिश्चित करना और सबके लिए आजीवन पठन के अवसरों को बढ़ावा देना। ये सब क्या है? लक्ष्य है। और बैठो सिंपल, ये सब क्या लक्ष्य है? 5 लक्ष्य हो गया। छठा लक्ष्य लिंग संबंधी समानता। जो तुम लोग को लगे कि सर इसको थोड़ा सा समझा दीजिए, वो बोलना, ठीक है, समझा देंगे, लेकिन कम से कम सुन लो ताकि जीवन में भी समझ में आए कि यह जो है ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, वहां क्या सब निर्धारित किया गया, किस किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो अगला लक्ष्य था कि लिंग संबंधित समानता, कल पढ़ाए थे ना, लैंगिक आधारित जो भेदभाव होता है उसमें क्या है, समानता प्रदान करना, सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्ति करना। हम लोग यहाँ भी हो रहा है, सभी महिलाओं और बालिकाओं को सशक्त किए जा रहा है ना। जैसे क्या है, पहले लड़की को उतना पढ़ाई नहीं किया जाता था, ठीक है, उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो है सशक्त करने के लिए और बालिकाओं को, महिलाओं को क्या दिया गया, सरकार के द्वारा भी आरक्षण दिया गया ताकि महिला भी घर से निकले और पढ़ाई लिखाई करे। तो ये भी है, उसी का हिस्सा है। अगला है सबके लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता को उपलब्ध करना। कल हम लोग पढ़े थे ना, स्वच्छ जल से क्या सब बीमारी सब होता है, कल अर्चना आई थी। अस्थायी प्रबंधन को क्या सुनिश्चित करना। कहता है सबके लिए, 8वां लक्ष्य, 7वां लक्ष्य, सबके लिए वहनीय, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आधुनिक ऊर्जा क्या हुआ, जो वर्तमान में क्या है, जो जैसे क्या है, एक होता है परंपरागत ऊर्जा, ठीक है, और एक होता है वर्तमान में आधुनिक ऊर्जा। तो परंपरागत ऊर्जा साधन किसको बोलते हैं? सदियों से चलते आ रहा है। जैसे दिया बाती जलाने के लिए क्या देते थे, तेल देते थे, किरासन देते थे, उसके बाद क्या कि लालटेन जलाते थे। ये सब क्या है, परंपरा। आज से 20 साल 25 साल भी यही चलता था, डिबिया चलता था ना, डिबिया बरती बाती, हाँ लालटेन चलता था। लेकिन अभी आधुनिक में क्या आ गया, बल्ब आ गया, सेफल आ गया। अब तो हम देखे थे उस दिन, एक दिन गए थे मार्केट, लालटेन का जैसा ही जो है उसमें एलईडी बल्ब लगा हुआ था और उसमें बैटरी बल्ब रहता है, पोर्टेबल बैटरी था। ऐसे ऐसे करोगे ना तो उसी तरह ज्यादा लाइट हो जाएगा, एकदम सेम लालटेन जैसा ही था, खाली उसके जगह पे एलईडी था। तो परंपरागत में क्या हुआ, आधुनिकता का समावेश, ठीक है। आधुनिक ऊर्जा क्या हो गया, और उसमें ऊपर में वो भी लगता है सोलर प्लेट। लालटेन को बाहर रख दोगे धूप में, दिन भर में क्या हो गया,
चार्ज हो गया, और रात में क्या है वही लालटेन को जलाएं, लालटेन का लालटेन रह गया, और उसमें आधुनिक ऊर्जा का क्या है बैटरी के रूप में प्रयोग या CFL का। इससे क्या हुआ, प्रदूषण नहीं हुआ। हमारा जो खर्चा होता था, जो पेट्रोलियम पदार्थ था, पेट्रोल किरासन ये सब, इसका भी क्या हो गया, बचत हो गया, प्रदूषण भी नहीं हुआ। और क्या है, इसके साथ साथ जो है संपोषणीय विकास, सतत विकास भी सुनिश्चित हुआ। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आधुनिक ऊर्जा। और जैसे अभी चल रहा है सोलर प्लांट चल रहा है, पवन ऊर्जा, टरबाइन से ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब क्या है, आधुनिक ऊर्जा का प्रकार है, और ये सब अक्षय ऊर्जा का प्रकार है। अगला है 8वां लक्ष्य, सबके लिए अस्थायी, समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण लाभकारी तथा उचित रोजगार को बढ़ावा देना। जैसे रोजगार के सृजन में मामले हम लोग क्या देखे हैं, सरकार तो रोजगार सृजन का प्रयास कर ही रही है। मिनिमम 100 दिन के लिए कौन सा प्रोग्राम चलता है, रोजगार के लिए मनरेगा चलता है ना। देखो गांव घर में क्या है कि मुखिया सबके माध्यम से होता है, जिसमें क्या है जेसीबी, ट्रैक्टर, इस सब का यूज नहीं करना, आदमी किसान ही मजदूरी वहां पे करेगा, और 100 दिन का कम से कम रोजगार उसको सुनिश्चित किया जाएगा। तो यही है रोजगार के, उचित रोजगार को बढ़ावा देना। कहता है समुत्थानशील अवसंरचना निर्मित करना। ठीक है, जैसे क्या है बिल्डिंग वगैरह सब जो बनते जा रहा है, उस बिल्डिंग सब में अब जो कोई भी सरकारी बिल्डिंग बनता है, जैसे गांव में उधर कॉलेज बन रहा है, नितेश गए हो तुम लोग कोई कॉलेज देखने कभी, उसमें ईटा, कौन सा ईटा का प्रयोग किया गया बताओ। हाँ, व्हाइट वाला। ठीक है, कौन ईटा है वो, सीमेंटेड छाई से बना हुआ है, NTPC से बनता है। और रिसर्च चल रहा है, ये जो अपना बाबूपुर सब में जो घाट दिखता है ना बीच में, जो जिसको गाद बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं, वो भी रिसर्च चल रहा है, उसी से ईटा बनाया जाएगा। ठीक है, अगर वो हो जाएगा कितना फायदा होगा, मिट्टी जो काट के लाता है वो भी दूर हो जाएगा। दूसरा क्या है, छाय, जो इतना प्रदूषण निकलने के बाद जो छाय निकलता है कोयले का, उसमें भी क्या हो जाएगा, कोयला का छाय जो बर्बाद हो रहा है, जो डस्ट के रूप में रहा, उससे भी ईटा बनेगा। ऊपर से इस ईटा का 100-150 साल उम्र होता है, और उस ईटा ललका जो ईटा होता है मिट्टी भट्टी का, उससे भी क्या होता है, ज्यादा टिकाऊ होता है, मजबूत होता है, और लागत भी क्या होता है साजन, लागत मतलब क्या है, जैसे 8 रुपया 10 रुपया एक ईटा का कीमत पड़ता है ना, उसका लागत बहुत कम पड़ता है। और उसके लिए कोई चिमनी बड़का प्लांट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। देखियो ना, मसारो मोमल खाम उधर है ना प्लांट है, इधर भी इब्राहिमपुर उधर जाओगे, इधर भी प्लांट है, 10 से 12 लाख में जो है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, प्लांट। तो उसमें क्या है कि बिजली का खपत भी कम, वो प्रदूषण भी नहीं होगा, साथ में क्या है कि मिट्टी का कटाव भी वैसा जो है उसको नहीं होगा। और जो छाया वाया जो बर्बाद होता था, जो घर वगैरह में भर जाता था, उधर देखोगे कभी NTPC जाओगे, वहाँ रोड सब जो है भरा हुआ रहता है, छाया वगैरह से, गाछ वगैरह से भरा रहता है, उसके भी जगह ईटा बन जाएगा। तो यही चीजें क्या कर रहा है, सबके लिए हाँ समुत्थानशील अवसंरचना। और इसीलिए अभी जितना सरकारी बिल्डिंग बन रहा है नितेश, सब में क्या है, वही ईटा दे रहा है। ठीक है, तो उससे 2-4 लाख देखे ना, कितना 4-5 लाख लाभ था, तो ये चीज था। उसके बाद कह रहा है सतत, हाँ उसके बाद कह रहा है निर्मित करना, समावेशी और संपोषणीय औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ऐसा उद्योग जिससे सबको लाभ मिले, सबका पोषण सुनिश्चित हो, तथा नवोन्मेष को प्रोत्साहित करना, इनोवेशन। अभी जो स्किल इंडिया आया है और यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया आया है, वही इनोवेशन है ना, स्टार्टअप यही है ना, जिसके अंदर हुनर है, प्रतिभा है, अपना अपना इनोवेट किया, इनोवेशन किया, स्टार्टअप लाया। कह रहा है देश के अंदर और आपस में भी असमानता को कम करना, ये 10वां लक्ष्य। 11वां लक्ष्य, शहरों और मानव बस्तियों का समावेशी, सुरक्षित और संपोषणीय विकास बनाना, 11वां लक्ष्य। 12वां लक्ष्य है संपोषणीय खपत और उत्पादन प्रतिरूप को सुनिश्चित करना। 13वां लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन। अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज देख रहे हो, अभी अचानक से 2 दिन पहले इतना ठंडा पड़ रहा था नितेश, है तुम लोग दौड़ने भी नहीं गए, वर्षा वर्षा हो रहा था, अभी के समय ऐसा ठंडा वगैरह करने का है। अभी आज देखो गए थे दौड़ने, उसमें भी गए थे। देखो एक चीज तुम लोग ध्यान रखना, सब नवयुवक सब ध्यान रखना, कि जिस दिन वर्षा हो, जिस दिन मौसम खूब ठंडा हो, खूब हवा चलेगा, उस दिन क्या करना है तुम लोग को, नहीं जाना तो है, जाना ही ना कि सो लिए, आज मौसम बड़ा ठंडा है, आज कोई दिक्कत, आज सोया जाए, वो नहीं करना है। अपने टाइम पे क्या करना है, उठ के अपना चले जाना है, टहलना, वॉक करना है, स्ट्रेचिंग सिखाया ना जो स्ट्रेचिंग, वही स्ट्रेचिंग करना। और रनिंग क्या करना है, अवॉइड करना, रनिंग नहीं करना है। रनिंग जब करोगे दीपक क्या होगा, शरीर गर्म होगा, गर्मी से क्या, गर्म शरीर को ठंडा करने के लिए पसीना निकलेगा, फिर उसमें हवा भी तुम्हारे शरीर को ठंडा करेगा, ये सब चमड़ा सब टाइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिक्कत है, वही फिर दर्द करेगा, फिर 2 दिन क्या सो जाओगे, 2 दिन कहोगे
पैर दर्द कर रहा है, पैर फूल गया, 2 दिन अपने जाएंगे। इसीलिए जिस दिन बरसात पानी हो, जिस दिन क्या हवा खूब ठंडा चले, उस दिन दौड़ना नहीं है। हाँ दौड़ सकते हो एक आधार पे, तुम लोग एथलीट वगैरह देखे होगे, नीरज चोपड़ा को देखे हो तुम लोग, हाँ करते हुए, पूरा पैर में दबा के वो चीटर पहनता है, वो देखे हो, पूरा टाइट टाइप का। खिलाड़ी सब देखे हो, फुटबॉलर सब जो पहनता है जी, वो क्यों पहनता है बताओ तो साजन, क्यों पहनते हो? साजन बताएगा, साजन खिलाड़ी है, बताओ साजन। तुम्हारे टीम में भी लड़का सब खेलता है ना, उसको देखते हैं, अमित नाम है उसका, अमित रॉय के लिखा था क्या, अमित ही नाम है। हाँ वो देखते हैं पान खेलता है, क्या पहनता है बताओ तो। हाँ अब बताते हैं काहे पहना जाता है, बताओ हमको। क्योंकि अंदर का गर्मी क्या है, अंदर ही रह जाए, बाहर से कोई इम्पैक्ट नहीं हो, बाहर से ठंडा हो गर्म हो वो नहीं हो, शरीर क्या है एक जैसा गर्म बना रहे, ठीक है, इसलिए पहनाता है, बाहर से वो नहीं हो। जब तुम लोग को रनिंग करना है वैसा हवा पानी वर्षा में, तो पूरा चीटर गला को यहाँ तक टाइट होकर, यहाँ पर भी लॉक करके पैर के नीचे तक वो वाला पहनोगे, तब तुम लोग रनिंग कर सकते हो। लेकिन उतना तुम लोग के पास इक्विपमेंट नहीं है और उतना हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, तो जिस दिन रनिंग करने जाओगे उस दिन इस बात का ध्यान रखना, जिस दिन वर्षा उस दिन दौड़ना वोड़ना नहीं है, खाली घूमते टहलते हुए आ जाना है। और जिसका आदत हो गया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे हमको, हम 5-6 साल से दौड़ रहे हैं, हम अगर वर्षा में भी दौड़ गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम लोग का क्या है, शरीर अभी नया नया है, ताजा ताजा शरीर है, तुम लोग को दिक्कत हो सकता है, तो इस बात का तुम लोग ध्यान रखना। तो यही है, अगला है 13वां नंबर लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन एवं इसके प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। अभी देखो कितना गर्मी पड़ रहा है, भादों में इतना गर्मी करने का है, तो ये किसका उदाहरण है, जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट चेंज। जिस प्रकार से पेड़ पौधा कट रहा है, जिस प्रकार से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से सीएफसी गैस का, फ्रिज का, एसी का हम लोग ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, इससे क्या है, जलवायु क्या अनुकूलित जो है नहीं हो पा रहा है, और यह क्या है, जलवायु परिवर्तन के रूप में सामने दिख रहा है। तो अगला है 15वां लक्ष्य, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रकों का संरक्षण, इकोसिस्टम का एवं पुनरुद्धार करना एवं उसके संपोषणीय उपयोग को बढ़ावा देना। 16वां लक्ष्य, संपोषणीय विकास के लिए शांतिपूर्ण व समावेशी सोसाइटियों का संवर्धन करना। और 17वां लक्ष्य है सबके लिए न्याय सुलभ करना और सभी स्तरों पर प्रभावी जवाबदेही और समावेशी संस्थाओं का निर्माण करना। इस प्रकार से देखे 17 लक्ष्य, इसमें रवि आया था, यूपीएससी क्वेश्चन आया था, कौन सा जो है सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, ठीक है, उसमें ए बी सी डी करके दिया था, उसमें दिया था ए 1 2, बी 1 2 3, सी 2 3 4, डी 1 2 3 4, ठीक है। तो वहां यूपीएससी में पूछा जाता है ये 17 लक्ष्य, हम लोग को सबको याद करना पड़ता था, सबको समझ के। तो ये क्या है, याद इस प्रकार से करते थे जो प्रोग्रेसिव की तरफ जाता है, जो क्या है बेहतर उन्नत की ओर ले जाता है, वो सब क्या इसका लक्ष्य हो गया। तो उसी तरह छात्रों की याद करना संभव है नहीं है ना, लेकिन दिमाग में सेट कर लो, पर्यावरण के लिए क्या है, बढ़िया करना, जलवायु के लिए क्या है, बढ़िया करना, ह्यूमन के लिए क्या है, बढ़िया करना, न्याय क्या है, सभी को न्याय सुनिश्चित करना, जेंडर इक्वलिटी करना, सतत विकास करना, ये सब ध्यान में रख लिए, समझ गए, उसके बाद वहां जाके सही मार देते थे। तो तुम लोग को भी यही करना है, ठीक है, सब पढ़ना संभव है नहीं, लेकिन दिमाग में रखना कि पॉजिटिव निगेटिव कैसा कैसा हो रहा है। तो हम लोग पढ़ लिए सतत विकास सूचकांक, उसके बाद लिखो अगला वैश्विक भूख सूचकांक। वैश्विक भूख सूचकांक, बस 3 ही 4 को है, आज ही टॉपिक खत्म हो जाएगा। भूख सूचकांक, इसमें क्या प्रदर्शित हो रहा है बताओ, क्या लग रहा है ये रवि, क्या लग रहा है, जैसे क्या है भूख, भूख का मानव क्या क्या है, सब चीज दीपक कौन कराता है, यही पेट कहता है ना, वो कहावत है गांव घर में, पापी पेट का सवाल है, न अगर रहता ऐसा तो सब सुतले रहता, सब घर में रहता, किसी को कोई दिक्कत था। लेकिन यही जो है वैश्विक भूख सूचकांक से हम लोग समझेंगे कि आखिर भूख का क्या है, भूख क्या होता है, भूख का क्यों जरूरी है। जैसे देखो भूख कह रहा है वैश्विक भूख सूचकांक, इसे पढ़ो, तुम लोग की पढ़ाई से भी दृष्टिकोण से संबंधित है और व्यवहारिक जीवन में भी संबंधित है। तो कल भी परसों भी बोले थे कि पढ़ाई का दीपक दीपक ही लिखा था, दीपक लिखा हुआ था, पढ़ाई का लक्ष्य केवल क्या होना चाहिए, नौकरी लेना ही क्या है, नहीं होना चाहिए, जानकारी के लिए भी। अगर तुम पढ़ लोगे समझ लोगे तो तुम्हारे छोटे भाई बहन, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे गोतिया समाज को लाभ मिलेगा ना इसका।
तुमको नहीं मिल पाएगा लेकिन तुम्हारे परिवार को लाभ मिलेगा, आने वाले पीढ़ी को मिलेगा। तुम्हारा जीवन शैली क्या है, बेहतर हो जाएगा, अच्छा सोचने लगोगे, अच्छा पढ़ने लगोगे, अच्छा बात विचार करने लगोगे। तो नौकरी ही सब कुछ नहीं होता। इसीलिए जानकारी के तौर पे भी, जैसे आज हम लोग देखें ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख सूचकांक, ये क्या होता है, भूख क्या होता है, ये सब जानकारी के तौर पे भी और पढ़ाई के तौर पे भी। वैश्विक भूख सूचकांक, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल ग्लोबल वैश्विक भूख का मतलब हंगर, सूचकांक का मतलब इंडेक्स। ये सब बीपीएससी में दवा के क्वेश्चन पूछता है रवि, ठीक है, वहां पूछा जाएगा कि वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है, उसके पिछला स्थान किसका था, और यह कौन संस्था जारी करता है, उसके बाद क्या है कि सबसे नंबर 1 रैंकिंग में कौन है, ये सब खूब क्वेश्चन पूछता है। तो इसको ध्यान रखना, ग्लोबल हंगर, देखो तुम लोग को इंग्लिश भी कुछ कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है, तो थोड़ा सा इसको समझो। भूख क्या है, जैसे किसी को भूख लगा, ठीक है, तो भूख लगे तो क्या करोगे तुम लोग, खाना खाओगे, पानी पियोगे, लेकिन खाना में अगर विटामिन नहीं रहे, प्रोटीन नहीं रहे, पानी अगर गंदा रहे, अशुद्ध रहे, तब क्या होगा दीपक, बीमारी फैलेगा। उससे क्या है, बीमारी फैलेगा, क्या है, शरीर एकदम अस्वस्थ हो जाएगा। शरीर जब अस्वस्थ हो जाएगा तो क्या करोगे, डॉक्टर के पास जाओगे, इलाज करवाओगे, तब तुम्हारा क्या है, पैसा खर्चा होगा, तब क्या है कि बहुत समस्या हो जाएगा। इसीलिए भूख भी लगे तो हम लोग को क्या खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी खा लिए, सत्तू खा लिए, इतने खा लिए कि पेट खराब हो गया साजन साजन, इस चीज को ध्यान रखना कि कुछ भी खाएंगे तो इतने खाएंगे, सीमित खाएंगे, शरीर में लगे, शरीर में पचे। और शरीर में अगर भूख अगर सही से लगेगा तो तुम्हारा क्या है, तुम्हारा न सबका हाइट वाइट भी बढ़ेगा बढ़िया से, शरीर मजबूत भी होगा, दिमाग भी तेज होगा, और क्या है, तंदुरुस्त रहोगे ना। तो भूख से देखो इतना इतना अभी पड़ा है, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लो, इसके बारे में जान लो। वैश्विक भूख सूचकांक लिखा इंग्लिश में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। लिखो वैश्विक भूख सूचकांक वैश्विक भूख सूचकांक प्रति वर्ष मैक्स मैक्स साहब को एकदम मुआयना करते हुए, बैठो 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 बस बैठो, समझ गए बैठो 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 बैठो। रवि को एक झटका जरूर देता है, देखो देख रहे हो, चलो चलो मैक्स बैठो बैठो, मैक्स इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर मैक्स आओ, आ जाओ इधर आओ, कैमरा मेरा साहब गिराते घुमाते आएगा, देखो देख रहे हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो बैठो बैठो बैठो, रुको रुको हम सही कर देते हैं, बैठो साहिल साहिल बैठो, हम कर देते हैं। तो हम लोग इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में क्या देखे रवि, हाँ प्रति वर्ष वैश्विक भूख सूचकांक, प्रति वर्ष वैश्विक कोमा क्षेत्रीय, वैश्विक मतलब क्या होता है, विश्व के स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक कोमा क्षेत्रीय तथा वैश्विक कोमा क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर लोगों में, मैक्स बदमाशी मत करो, बैठो यहाँ बैठो, तो लोगों में भूख की समस्या, बैठो बैठो, हाँ गुड गुड बॉय, लोगों में क्या लिखे, लोगों में भूख की समस्या का मापन करने के लिए, मैक्स बदमाशी मत करो, आ जाओ इधर, चलो आया का मापन करने, मैक्स बैठा बेटा, बैठो जल्दी बैठो बैठो बैठो, फिर हिला डुलाया कैमरा, मैं बांध के रखेंगे तो हल्ला करने लगेगा, बैठो बैठो मैक्स, हाँ क्या लिखे थे, भूख की समस्या का मापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के
विभिन्न प्रकार के आयामों का प्रयोग कर, विभिन्न प्रकार के आयामों का प्रयोग कर किया जाता है। आयामों का प्रयोग कर किया जाता है। अगला पॉइंट लिखो, तो इसमें क्या देखे, व्यापक रूप से भूख को क्या है, भूख को मापना राष्ट्रीय स्तर पे, क्षेत्रीय स्तर पे और वैश्विक स्तर पे भूख को मापता है, भूख को जिसको हंगर बोलते हैं, हंगरी। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इसकी गणना गणना कैसे होता है जी? ब्यूटी क्यों नहीं आई है दीपक? एग्जाम है उसका, बड़ा समस्या है। मिथुन का भी एग्जाम है आज रवि, प्रैक्टिकल है। खैर मंगल भी सब टेंशन नहीं होगा, मंगल जो है इग्नू में एडमिशन लेगा, टीएनबी कॉलेज जाएगा, बाइक उड़ाते हुए स्कूटी से आराम से पूरा रगड़ के आ जाएगा। और तुम लोग देखना, मंगल अपने जो है कॉलेज में तो टॉप करेगा ही टॉप करेगा, हो सकता है यूनिवर्सिटी में भी टॉप करे। ठीक है, तो मंगल पे तुम लोग विशेष ध्यान रखना। ठीक है, खाली वही मंगल में कोई दिक्कत है, कंटिन्यू नहीं रहता है, कभी कुर्सेला जाता है, कभी रोहतास जाता है, कभी कहाँ, कभी बाबूपुर चला जाता है, कभी साहू पर्वता चला जाता है, अरे घूमते रहता है, कभी कटिहार घूमते रहता है पूरा एकदम ये। हाँ, वही सासाराम भी जाता है। ठीक है, यही कोई दिक्कत है मंगल में, बाद बाकी मंगल लड़का ठीक है, अच्छा लड़का है एकदम। हाँ, तो क्या बोले थे, इसकी गणना ऐसे होता है मंगल, देखो लिख लो, गणना, इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। 4 संकेत, इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। इसकी गणना 4 संकेतों के आधार पर की जाती है। पहला लिखो अल्प पोषण, समझाएंगे, पहला लिखना अल्प पोषण। दूसरा लिखो बच्चों में नाटापन, बच्चों में नाटापन। सी लिखो बच्चों में कम वजन, तीसरा बच्चों में कम वजन। चौथा लिखो बाल मृत्यु दर। ठीक है, ये क्या होता है रवि, बाल मृत्यु दर क्या हो गया, जन्म के अगर 5 दिन के अंदर अगर बच्चा का मृत्यु हो गया तो क्या है, बाल मृत्यु दर ज्यादा है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखवाए थे, बच्चों में कम वजन। देखो 5 वर्ष के अंदर हम लोग बच्चा में देखेंगे, अगर बच्चे का उस स्तर से वजन कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वह कुपोषण का शिकार है। इसका मतलब क्या है कि उसको सही से खान पान नहीं मिल रहा है, तो आगे चल के वही क्या हो जाएगा, बौनापन हो जाएगा, नाटापन हो जाएगा, उसका हाइट भी कम होगा, दिमाग का ग्रोथ भी कम होगा, बॉडी का भी न्यूट्रिशन कम होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शिवरानी जैसे घर गए थे, देखिए बच्चा को खिला रहे थे, कितना महीना का बच्चा था शिवरानी, 1 महीना का था। ठीक है, हाँ, अब जो है तुम हमको ये बताओ, उस बच्चे का सही बौद्धिक विकास हो, सही शारीरिक विकास हो, ताकतवर बने, हिष्ट पुष्ट बने, बहुत बुद्धिमान बने, बहुत तेज बने, बहुत होशियार बने, तुम उसकी बुआ लगोगी ना, मौसी लगोगे। वाह जी वाह, देखो अब जो तुम्हारा भतीजा हुआ तो उसको क्या करोगी मौसी जी बताओ। अब अपने भतीजा को जो है तंदुरुस्त बनाने के लिए, हिष्ट पुष्ट बनाने के लिए, बुद्धिमान बनाने के लिए, तेज बनाने के लिए क्या सब करोगे बताओ। देखो पढ़ाई का इंपॉर्टेंट यहाँ पे शिवरानी को समझ में आएगा, बताओ शिवरानी। सबसे पहला चीज उसका पोषण, पोषण को क्या करेंगे, पोषण को सबसे बढ़िया सुनिश्चित करेंगे ताकि उसमें कुपोषण नहीं हो। अगर पोषण बढ़िया होगा तो कुपोषण होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पोषण, पोषण से ही दूर होगा कुपोषण। तो सबसे बढ़िया एक बच्चे के लिए, नवजात शिशु के लिए माँ का दूध, ठीक है, ये क्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या अगले 6 महीने तक जो है उसका सेवन करना चाहिए। लेकिन
उसके लिए माँ को भी क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, माँ को भी क्या है, तंदुरुस्त होना चाहिए, माँ को भी क्या है, अच्छा न्यूट्रिशन लेना चाहिए। तो माँ को भी जो है खान पान बढ़िया रखना पड़ेगा, उसको सेब खिलाना पड़ेगा, केला खिलाना पड़ेगा, अंगूर खिलाना पड़ेगा, दूध पिलाना पड़ेगा, और जो भी होता है प्रोटीन और विटामिन युक्त, ताकि जच्चा और बच्चा दोनों क्या रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। क्योंकि बच्चे का भी लालन पालन पोषण किसके माध्यम से होता है, एक माँ के माध्यम से। तो माँ मजबूत होगी तभी ना बच्चा मजबूत होगा, और बच्चा अगर मजबूत होगा तो वही बच्चा आने का वाले भविष्य क्या है, वही जीर्णोद्धार करेगा, वही क्या है, गांव परिवार समाज को, माँ को, परिवार को, सबको मजबूत करेगा। इसीलिए बच्चे में जो है विशेष रूप से ध्यान देना है। तो उसमें क्या है कि 5 वर्ष तक उसका बेहतर खान पान रखना है, उसको विटामिन डी यानी धूप देते रहना है, उसकी माँ का बढ़िया खान पान रखना है, उसका साफ सफाई का ध्यान रखना है, किसी तरह का गंदगी नहीं हो, ये सब चीज का ध्यान रखना है। तो उससे क्या है, बच्चा आगे चल के बहुत होशियार होगा, बहुत तेज होगा, बहुत तंदुरुस्त होगा, बहुत दिमाग तेज होगा। ठीक है, ये सब चीजें। अगर आप पॉइंट क्या लिखवाए थे, हाँ अल्प पोषण समझा दिए कि अल्प अगर पोषण होगा तो क्या हो जाएगा, कुपोषण होगा। उसको सही से, जैसे क्या है, जैसे पढ़ियो ना तुम लोग, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, ये पढ़ियो। उसके बाद पढ़ियो कैल्शियम का प्रचुर स्रोत क्या है, कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट है, मैग्नीशियम है, प्रोटीन है ना, सब कुछ। अगर प्रोटीन सही से, प्रोटीन किसके लिए है, टिश्यूज के डेवलपमेंट के लिए, दिमाग के ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, प्रोटीन। और प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, सोयाबीन से भी बेटर सोर्स क्या है, मशरूम। देखिए तुम लोग, जंगली वाला मशरूम नहीं, वो जो गोबर में छत्ता निकल गया वो वाला मशरूम नहीं, वो कभी भूल से नहीं खाना, बीमार पड़ जाओगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे प्रचुर स्रोत होता है प्रोटीन का, मशरूम। और मशरूम क्या है, तुम लोग भी सेवन करो। मतलब आदमी कहता है ना कि चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, मुर्गा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों, मछली को छोड़ के, ये तीनों में क्या है, इस तीनों से ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है, मशरूम होता है। हाँ, एक मछली में एक विशेषता क्या होता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा होता है। क्या होता है, ओमेगा 3। मतलब क्या, तुम्हारे आंख के लिए, तुम्हारे घुटने सब दर्द के लिए, हड्डी मजबूत होने के लिए, हार्ट के लिए, ये सब क्या है, ओमेगा 3 बहुत जरूरी है। तुम कोई भी, जैसे घुटना उठना में दर्द हो गया, कोई दवाई होगा, तुमको जो डॉक्टर जितना भी दवाई लिखेगा वो सब देखना, दवाई में अगर पीछे ऐसे लाल रहेगा तो क्या रहेगा, लाल का मतलब, हाँ शायद वो सही बोल रहा है मंगल, बोलो बोलो। लाल, अगर देखो तुम लोग कोई बिस्कुट खाने जाते हो, बिस्कुट खरीदते हो दुकान से या कुछ खरीदते हो, किसी की जेब में है बिस्कुट, है कुछ टॉफी उपी है, बिस्किट है, अच्छा ठीक है, दिखाओ जरा बिस्किट दिखाओ। बिस्किट अगर लोगे तो बिस्किट के नीचे पीछे फोटो बना रहता है, एगो लाल फोटो रहता है, एगो हरा, तुम लोग देखी हो जी, हरा। देखो जैसे ये है, देखो ये एगो बिस्किट है ना, बिस्किट, ये बिस्किट तो आज चलो खाना बनता है जी, डिफरेंट टाइप का बिस्किट है ये। तो इसमें देखो कहाँ है ये देखो ये दिया हुआ ग्रीन, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, वेजिटेरियन। देखो वो बिस्किट निकाल, दिखाओ जी बिस्किट क्या है, दवाई, हाँ निकालो। देखो ये सब जानकारी के लिए भी बहुत जरूरी है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जानकारी भी। ये जो है ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये भी तो कोई दवाई निकाला, हिमागीन, दिमागीन, अरे बाप रे। देखो हर बार ब्रेन टॉनिक, इस सब को यूज करवाएंगे, ब्रेन टॉनिक। हाँ हाँ हाँ, ये दीपक के लिए दिमागीन कौन सा है, दीपक कभी कभी उल्टा पुल्टा जवाब देता है, तो इससे दिमाग का क्या है, बुद्धि वर्धक चूर्ण है, दिमाग तेज होगा। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें दिया हुआ भी न्यूट्रिशन के बारे में, सुनो सुन लो सुनो। दिमागीन हर आयु के मानसिक एवं शारीरिक रूप से व्यस्त लोगों के लिए लाभप्रद है। दिमागीन एक पोषक और औषधीय गुणों से परिपूर्ण फल यानी अमला मुख्य घटक है। अमला के लिए तुम लोग क्या ले सकते हो, विटामिन सी के लिए अमला ले सकते हो। देखो तो अमला देखो इसमें दिया हुआ है, विटामिन। अर्चना बैठो जल्दी, देखो अर्चना बहुत जबरदस्त क्लास चल रहा है, आज का सबसे इंटरेस्टिंग क्लास चल रहा है, दिमागीन का प्रयोग करना हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें कैल्शियम और आयरन भी पाया जाता है, अभी पढ़े ना कैल्शियम, और खून का कमी को दूर करने के लिए क्या करेंगे, आयरन। अर्चना देख रहे हो कैसा क्लास चल रहा है, आज क्लास ऐसे क्लास चल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दिमागी एकाग्रता, दीपक सुन लो,
दिमागिन क्या करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, उसके साथ ही थकान भी कम करता है। जिसको मैक्स आ यहाँ, इधर मैक्स, इधर यहाँ, यहाँ मैक्स, हाँ दिमाग, हाँ यार, बैठो 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 बैठो, इधर आओ, जाओ। यह क्या करता है, थकान को भी दूर करता है। लड़का सबको देखते हैं आप ही आता है खूब, तो थकान को भी दूर करेगा, तथा मुंह की दुर्गंध को दूर करता है, इसके बाद नो कमेंट, तथा पाचन को सुधारता है। दिमागी ने अत्यंत स्वादिष्ट, स्फूर्तिदायक और शक्ति से भरपूर यूनानी औषधि है। समझे जी? मंगल तुम्हारा या मंगल, ठीक है ठीक है। तो इसमें ये जो हरा है दीपक, इसका क्या मतलब हुआ? ये जो हरा है इसका मतलब वेजिटेरियन है। मतलब क्या है, इसमें पशु पक्षी जीव वगैरह से कोई संबंधित तत्व नहीं है। मतलब अम्ला, अम्ला कैसा चीज है, नेचुरल है, प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक। तो ये क्या हो गया, प्राकृतिक सोर्स हो गया। दिमागी यही रहने सब, क्लास आने से पहले एक बूंद, जाने के बाद, जाने के समय एक बूंद, सबका दिमाग खनखन करेगा। और यहाँ भी जो ग्रीन है इसका मतलब क्या हुआ, ये भी प्योर वेजिटेरियन है, तो इस बात का ध्यान रखना। और जिसमें लाल रहेगा, लाल में क्या रहेगा, उसका मतलब केमिकल, केमिकल तो सब में रहता है, ठीक है। बेसिकली क्या है, जीव जंतुओं से निर्मित है। जीव जंतुओं यानी क्या हो गया, मुर्गा हो सकता है, मछली हो सकता है, खस्सी हो सकता है, अंडा हो सकता है, या फिर ये नॉनवेज हो सकता है। तो ये ध्यान रखना। और जो भी हड्डी दूध, हड्डी दर्द या कमर दर्द या कमजोरी से ज्यादा रहेगा, उसमें लाल रहेगा रहेगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो प्रचुर तत्व पाया जाता है उसमें किसमें पाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये किसमें पाया जाता है, मछली में पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए मछली जो सेवन वगैरह करते हैं उसका देखना, ये सब चीज थोड़ा सा कम रहता है। तो ये चीज है। बाद बाकी कुपोषण को दूर करने के लिए ये सब तत्व क्या है, लिया जा सकता है। आयरन की कमी को दूर करने के क्या लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, पालक लेंगे ना, हरा साग सब्जी लेंगे। तो इस सब बात को समझो, सभी लड़का सभी लड़की इस बात का ध्यान रखो कि खान पान का बढ़िया ध्यान रखोगे तो क्या है, तंदुरुस्ती आएगा, शरीर मजबूत होगा। ये दिमागी सब नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर योगा वगैरह भी सब करने सिखाएंगे तो ये सब चीज है। तो ये सब चीज हो गया, इसका क्या है सूचकांक। और एगो लास्ट कौन बचा था रवि, नाटापन का मतलब वही हुआ, जैसे क्या है किसी का हाइट नहीं बढ़ता, हाइट कम रहता है, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन को सही से ले नहीं रहा है, ठीक है। अरे ये अनुवांशिक भी होता है जी, अनुवांशिक का क्या मतलब हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। मतलब अगर साजन के गार्जियन क्या है का हाइट कम होगा, ठीक है, दोनों माता पिता दोनों का, तो इसका भी हाइट क्या है थोड़ा कम होगा, लेकिन प्रोटीन न्यूट्रिशन रहेगा, थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। जिसके देखना माता पिता लंबे होते हैं, उनका पुत्र वगैरह से पुत्री में क्या होता है, लंबा होता है। देखो लंबा लड़का है, इसके पिताजी का हाइट अच्छा खासा है। और घर में जो है किसी न किसी का, ये 7 पीढ़ी तक चलता है जी, ठीक है। तुम लोग ये मत सोचना कि हमको, मेरे घर में जो किसी को डायबिटीज नहीं था तो हमको डायबिटीज नहीं होगा, अगले 6-7 पुस्त तक अगर किसी को भी होगा तो वो डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। और ये सब अनुवांशिक ही चलता है, खून दर खून चलता है, और खून कभी मरता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। जो नितेश में खून है वो उसके दादाजी का खून है, उनके परदादा खून है, और खून के रूप में इसके दादाजी क्या है, अभी भी जिंदा है। तो खून जो है कभी नहीं मरता। खून क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, अगले अगले पीढ़ी में खून स्थानांतरित होता है। तोरा खूनो में जिंदा छो, मतलब हाँ तोरा खूनो में छो। वही देखते हैं कभी कभी हाउ बिहेवियर कुछ कुछ करे लगवा, कभी तोरा आवाज, कभी बोल चाल, कभी बिहेवियर तो ददे रंग के मिलने लगते, कभी कभी नहीं कहते ददे रंग, हम ऐसे ऐसे उचकाते हैं ऐसे ऐसे, तो हमको कहता है कि ददे रंग के तो करे, मेरे दादा भी ऐसे ऐसे जो ना उचकाते थे। तो हर एक का आदमी का जो होता है, गार्जियन का जो होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या अपना सुधार और संशोधन कर सकते हैं। अभी भी जैसे मशरूम इसको खिलाएंगे तो, और हाइट वगैरह दौड़वाएंगे तो क्या है, हाइट वगैरह बढ़ेगा अभी तुम्हारा। तो ये चीज हम लोग देखे, वैश्विक भूख सूचकांक। अगला इसी पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट, इसके बाद इस टॉपिक को आज का फिर ये वाला क्लास खत्म करेंगे। लिखो अगला है वैश्विक भूखमरी सूचकांक में, लिखो अर्चना शुरू, कलम नहीं लाइयो, कुछ खाली बैग लेके आइयो, डॉक्टर क्या गई, तो वही हमको लगा अर्चना आज ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा तुम सुनो, बाद में किसी से फोटो ले लेना या फिर घर में जाके वो लिख लेना। हाँ, तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में कहता है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 0 से 100 के बीच, 0 से 100 के बीच अंक देकर, 0 से 100 के बीच अंक देकर देश की स्थिति को निश्चित किया जाता है।
स्थिति मतलब क्या है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 0 से 0 के बीच अंक देकर देश की स्थिति को निश्चित किया जाता है। जैसे 0 से 100 है, 0 से 100 है, जैसे भारत का था 28.7, ठीक है। मतलब क्या है, जीरो, अगर जिसका जीरो रहेगा उसका क्या मतलब है सेवरानी, उस देश साजन जिसका जीरो रहेगा उसका क्या स्थिति रहेगा? जीरो जिसका रहेगा उसका स्थिति अच्छा रहेगा खराब रहेगा? कि मतलब क्या है कि जैसे पॉइंट देते हैं हम लोग, पॉइंट देते हैं ना, जैसे 10 पॉइंट है, 20 पॉइंट है, 50 पॉइंट है। पॉइंट क्या है कि अगर स्थिति खराब होते जाएगा तो क्या है उसको, मतलब स्कोर, स्कोर समझ लो। जैसे तुम लोग को किसी को 10 स्कोर मिला, किसी को 90 में स्कोर मिला, इसके साथ ही अपोजिट होता है। जो जितना जीरो के करीब रहेगा उसका स्थिति उतना बढ़िया रहेगा, जो 100 से जितना नजदीक रहेगा उसका स्थिति उतना खराब रहेगा। तो जीरो का मान क्या समझेंगे हम लोग, जीरो सबसे अच्छा और जिसका 100 होगा सबसे खराब है। तो भारत का स्थिति क्या है, 28.7। हर साल ये बदलते रहता है, ठीक है, ये चीज बदलते रहता है। इसमें लिख लो, पॉइंट लिख लो, 0 से 100 वाले लिखे ना, इसमें लिखो, जिसमें अगला पॉइंट लिखो, जिसमें जीरो का स्कोर, जिसमें जीरो का स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें जीरो का स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें जीरो का स्कोर सबसे अच्छा माना जाता है, जबकि 100 या 100 के नजदीक, जबकि 100 या 100 के नजदीक सबसे खराब स्कोर माना जाता है, सबसे खराब स्कोर माना जाता है। लिखो, अगला पॉइंट लिखो, यह आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, द्वारा जारी किया जाता है, के द्वारा जारी किया जाता है। रवि जरा गूगल पे सर्च करो तो, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत का स्थिति देखो तो, स्कोर ऑफ इंडिया एट जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, लिखो, गूगल करो, गूगल करो जी। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है, लिखवा देंगे अभी इसी को। वैश्विक भूख सूचकांक में, हाँ बोलो, हाँ, वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 111 लिखो। आंकड़ा देखो, 2023 का दे रहा है क्या? हाँ ठीक है, लिखो तुम लोग, पॉइंट लिखो, विश्व के, लिखो पॉइंट लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से खूब क्वेश्चन आता है अर्चना। विश्व के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, विश्व के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 के आंकड़ों के अनुसार विश्व, यही है वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 के आंकड़ों के अनुसार, 2023 के आंकड़ों के अनुसार, 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत का, भारत का विश्व में 111वां स्थान है, 111 भारत का विश्व में 111वां स्थान है। ब्रैकेट लेना 28.7 मान, मतलब स्कोर मिला हुआ है 28.7, ब्रैकेट में क्यों साजन 28.7।
बेलारूस, बोस्निया हर्जगोविना, चिली, फिर चीन। इसका क्या है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में जो था सबसे कम रैंक था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ लिखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूख भूख सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की स्थिति 111वीं है, या भारत का 111वां रैंक है, जो वर्तमान में 28.7 है। वो हर बार बोलेंगे तो हर बार अलग अलग चीज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए कोशिश करो एक बार में लिखने का। कहाँ पे छूटा था काजल? हाँ, तो यही था कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 के अनुसार विश्व में भारत की स्थिति 111वां स्थान है। ठीक है, अब अगला हेडिंग दो, आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसको कल करेंगे, ठीक है। आर्थिक समृद्धि, आज बहुत लंबा क्लास हो गया। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक क्यों क्या बोलते हैं रवि? और समृद्धि को समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कल ये टॉपिक करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चलो अब जो है हम लोग थोड़ा सा दरोगा क्वेश्चन देखते हैं। और इसका काजल क्या लगता है तुमको? काजल लिख ले, तुमको पढ़ना है काजल, नौकरी लेना है, सिलेक्शन लेना है, बताओ, बोलो ना। तुमको दीपक, तुमको क्या लगता है दीपक, पढ़ना है? देखो दीपक, जिस समाज से हम लोग आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, हम लोग बहुत गरीब और पिछड़ा समाज से आते हैं। वहां पे बिजनेस का क्या है, स्कोप नहीं है, ना ही एरिया में, ना हमारे घर परिवार में लोगों के पास उतना पूंजी है कि बिजनेस कर सके। और बिजनेस करे भी साजन, तो क्या ये इसका कोई गारंटी है कि बिजनेस सक्सेसफुल भी हो जाए? कोई गारंटी है? तुमको 2 लाख रुपया दे दिए तुम्हारे पिताजी, ठीक से जो बेटा बिजनेस कर, तुम कह कि नहीं हम स्पोर्ट्स मैन है, फुटबॉल का जर्सी बेचेंगे, फुटबॉल का वो किट बेचेंगे, वो करेंगे, ठीक है। लेकिन तुमसे भी अगर कोई सस्ता रेट में देने लगेगा, तुम एक फुटबॉल पे कमा रहे हो 100 रुपया, वो 85 रुपया कमा, किसके पास आदमी जाएगा? तो बिजनेस में भरोसा है, कर सकते हैं। बड़ा पूंजी वाला बड़ा मगरमच्छ क्या होता है, छोटे मछली को निगल लेता है। ठीक है, जैसे तुम लोग गांव घर में देखे होगे, 10 गो दुकान है, चावल दाल बिस्कुट चीनी सबका है ना, आदमी सबसे ज्यादा किसके पास आता है? जो 1 पैसा कम देता है, जो ताजा माल देता है, जो फ्रेश माल देता है, उसी के पास आता है ना। अब तुम खोल के बैठ गए, कोई गांव का आया, कोई पैसा वाला बड़ा सा मॉल टाइप का खोल दिया, और वो जो करने लगा, कोई तीसरा आया वो भी खोल दिया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग के परिवार समाज में क्या है, बिजनेस का वैसा दीपक माहौल नहीं है, ना ही वैसा मार्केट है। हम लोग क्या है, इकोनॉमी, यहीं का इकोनॉमी बेस्ड है। तो इसीलिए हम लोग को अगर मजबूत होना है, अपने परिवार को मजबूत करना है, सशक्त करना है, तो सबसे अच्छा साधन क्या है? नौकरी है। और नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो भी कैसा शिक्षा? क्वालिटी वाला शिक्षा, पढ़ने वाला। तो यही दीपक, यही सब लोग मान के चलो कि भाई हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा। अभी तुम लोग का उम्र हो रहा है 20-21 साल, 22 साल हो रहा है, ठीक है। और इसीलिए यही सब सोच के हमको भागलपुर से ही बहुत बहुत ऑफर है पढ़ाने का, सब जगह हमको ऑफर है कि आइए आप पढ़ाइए। पूर्णिया से भी ऑफर है बहुत जगह, आपको गाड़ी वाड़ी का सब सुविधा रहेगा, आपको गाड़ी पहुंचाएगा, गाड़ी ले जाएगा। लेकिन नहीं, हमको अपने सोसाइटी के लिए काम करना है, अपने बच्चों अपने लोगों के लिए काम करना है। यहाँ से चले जाएंगे तुम लोग कहाँ भटकोगे? एक तो कम फी रखे हैं, दूसरी बात पढ़ा रहे हैं एकदम जो दिल्ली में जितना पढ़े, जितना जितना समझ विकसित हुआ उससे पढ़ा रहे हैं, और तुम्ही लोग के हित के लिए पढ़ा रहे हैं। तो हमको इतना समझ में आ गया कि बच्चों को अगर मजबूत करना है, सशक्त करना है, तो शिक्षा के माध्यम से ही मजबूत को, समाज को सशक्त किया जा सकता है। और एक बार समाज सशक्त हो गया, उसके बाद क्या है, फिर दिक्कत नहीं होगा। अगर दीपक का नौकरी लग गया, तो दीपक अपने भाई को भी पढ़ा सकता है, अपने बहन को भी पढ़ा सकता है, अपना घर भी बना सकता है। एक नौकरी से क्या है, 4 आदमी ठीक हो गया ना। तो यही मान के चलो, इसीलिए तुम लोग जो है साल 1.5 साल 2 साल कम से कम क्या है, मन से पढ़ो, भूल जाओ हमको कुछ करना है, गार्जियन से रिक्वेस्ट करो, गार्जियन से मिन्नत करो, हमारा 1 साल 1.5 साल पढ़ा था। और अभी देखो कितना अच्छा मौका है ना, 12 लाख वैकेंसी आ रहा है, देख रहे हो, आज भी स्टेटस लगाए हैं ना, रेलवे में कितना वैकेंसी आया है।
है ना। तो रेलवे का क्वेश्चन निकाल के सब यही से पढ़ाई होता है, और तुम लोग के लिए हम जो है और व्यवस्था करेंगे। तो यही मान के चलो काजल, यही मान के चलो दीपक, कि लाइफ में अगर हमको कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, तुम्हारा दोस्त साथी भी होगा, सब इधर उधर कर रहा होगा, लेकिन कुछ अपने लिए करना, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, तो पढ़ने पड़ेगा। इसीलिए जब जागो तभी सवेरा। इसीलिए इतना दिन से नहीं आए, लेकिन अभी आए, तो मान के चलो 1-1.5 साल हमको पढ़ना है, और तुम्हारा नौकरी लग जाएगा 100%। जहां तक होगा हम सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, और आगे चल के हो जाओ। और तुम लोग के बीच में जिस लड़के का नौकरी हुआ, जैसे इस बार हमको उम्मीद है अपने क्लास में 4 से 5 लड़का बिहार पुलिस बनेगा। इसी में तुम लोग के साथ में जितना बैठा हुआ है, इसी में 4-5 लड़का बिहार पुलिस बनेगा। तो तुम लोग को क्या है, और मोटिवेशन मिलेगा, मंगल मोटिवेशन मिलेगा ना। बोलोगे यहीं बैठे चले, यहीं बैठे चले, बताओ इतना बने के लिए, बिहार दरोगा बने के लिए बिहार पुलिस बनेगा, तुम लोग को क्या है, प्रेरणा मिलेगा ना। इसीलिए तुम लोग के बीच का जब किसी लड़के का सिलेक्शन होगा, तुम लोग को और पढ़ने मन करेगा। इसीलिए पढ़ाई का शुरुआत है, खाली गिव अप मत करना, ठीक है। आज कितना कुछ सीख के गए ना। भूख को इंग्लिश में बोलते हैं हंगर, वैश्विक को बोलते हैं ग्लोबल, सूचकांक को बोलते हैं इंडेक्स, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद जितना कुछ लिखा है पोषण के लिए, जैसे शिवरानी के माध्यम से सबको जानकारी हो गया कि कुपोषण क्या होता है, अल्प पोषण क्या होता है, क्या लेना चाहिए, विटामिन क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, दिमागी, सब आज सीख लिया ना तुम लोग। इसीलिए चुपचाप पढ़ाई करो, मन से डेली आओ, डेली जाओ। देखो ये लड़का साहिल जैसा लड़का अगर पढ़ने आ सकता है तो कोई पढ़ सकता है ना। साहिल के बारे में जब नौकरी वोकरी लग जाए तब तुम लोग को बताएंगे, बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख तकलीफ झेला है, बावजूद जिसको समझ में आ गया कि जीवन में कुछ करना है तो थोड़ा पढ़ने पड़ेगा, कोशिश कर रहा है, देखते हैं कहाँ तक सफल हो सकता है। लेकिन कितना अच्छा बात है, समझो वो सब चीज छोड़ छाड़ के देखो पढ़ने का सोच रहा है, हमको तो बहुत खुशी मिला साहिल आया तो। इसी तरह तुम लोग मन से पढ़ो, और घबराना नहीं है। कोई चीज जो है पेड़ पौधा लगाएंगे तो आने वाले कुछ दिन के बाद वो क्या है, वृक्ष का रूप लेगा, वो फल देगा, ठीक है। मेरा काम मालिक का काम है, तुम लोग को सींचना है, तुम लोग को अच्छा से पोषण देना, बस तुम लोग क्या है, तुम लोग खाली हिम्मत मत हारना, बाद बाकी हम तो है ही हैं तुम लोग के साथ एकदम। चलो तो अब इसके बाद निकालो वही एक बुक। अब तुम लोग अगर मन से पढ़ोगे, रोज पढ़ोगे, दोनों क्या करोगे, एक बुक खरीद लोगे। कौन सा बुक, स्पीडी वाला, ठीक है। ये बुक 190 से 200 रुपये में देगा। जितना स्टूडेंट है सबके पास ये बुक रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या कम समय में तुम लोग को ज्यादा तैयारी करवाएगा। 1 घंटा समझाए, समझ में आया ना कैसे कैसे, अब क्या है रिवीजन चलेंगे, फास्ट चलेंगे, तुम लोग को याद करवाएंगे, ठीक है। इसीलिए इस टाइप से पढ़ाई करो। तो बुक निकालो, पिछले बार कितना पेज पर छोड़े थे, 72 पे, ठीक है। चलो 72 पेज नंबर खोल के चलो हम लोग आगे देखते हैं। कल वो बीच वाला बचा हुआ था, बचा था ना, केवल वही करते हैं, फिर दरोगा पे चलते हैं हम लोग। कॉलेज जाना है, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन कंटिन्यू रहने का कोशिश करो काजल। और लेट से देर दुरुस्त होते रहता है, क्योंकि दिन लेट ही हो गया तो क्या दिक्कत है, यहाँ पे है अपना रिवीजन करो, लेट हो गया तो अपना तब तक उल्टाओ पलटाओ, है ना। चलो ठीक है कल आओ फिर। चलो हम लोग देखते हैं खेल परिसरों का नाम। खेल का क्या होता है, परिसर। जैसे फुटबॉल का क्या होता है जी, फुटबॉल का क्या होता है दीपक, फुटबॉल खेलने के लिए कहाँ जाते हो, फील्ड जाते हो ना। उसी तरह परिसर का नाम क्या है वही सब सुनो। जैसे टेनिस का क्या होता है, टेनिस कोर्ट। तुम लोग कोर्ट नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, टेनिस कोर्ट, क्या बोलोगे, टेनिस कोर्ट, टेनिस कोर्ट, ठीक है। उसके बाद मुक्केबाजी को क्या होता है, रिंग। जैसे तुम लोग देखे चंदू चैंपियन मूवी, कौन सा देखा जी, देख ली, हाँ चंदू चैंपियन देखी, पूरा देख लिया करो, नहीं तो दिमाग सपना आएगा ना तो माथा दर्द करेगा, कैसे नहीं। आधा सिनेमा देखे माथा दर्द कर, पूरा कहानी सुनो, कैसे तुम लोग रह गए बताओ। ये सब मूवी है, एक बार में देखो। उसमें यही दिखाता है कि आदमी का अगर मानसिक रूप से मजबूत हो तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कल रिंग में लड़ना था, उसको सब मजाक बनाता है, ये बनेगा, ये चंदू चैंपियन बनेगा, चंदू बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे खेलते खेलते क्या उसका चयन हो गया, उसमें चला गया, आर्मी में चला गया, वहां पे युद्ध हुआ। उसके बाद क्या है, पीठ में लग गया, 11-12 गोली लग गया, अब लगा कुछ नहीं कर पाएगा।
लेकिन नीचे का हिस्सा अब बताएंगे फिर कहानी समझ में आएगा। मतलब क्या है, विल पावर। अंदर से क्या होता है, विल पावर। अंदर से आदमी इतना मजबूत हो कि गिव अप नहीं करे, हार नहीं माने। देखे हुए ना, कोई आदमी देखते होगे कि जो है 10-11 दिन फंसने के बाद भी वहां जो जिंदा निकल गया, वहां सियाचिन सब में। क्यों? अंदर से विल पावर था, मजबूत हो गया था कि नहीं हमको जिंदा रहना है, हमको बचे रहना है। तो ये सब चीज था विल पावर। तो वही है, ठान लिया तुमको करना है तो करना है, और देखो कर लिया। तो यही बोलते हैं मुक्केबाजी को क्या कहते हैं, उसके खेल परिसर को रिंग। उसके बाद वॉलीबॉल का क्या होता है दीपक? वॉलीबॉल का कोर्ट होता है। ठीक है, तुम्हारे पास बुक नहीं है, तुम कैसे करोगी? मोबाइल है, मोबाइल दे दो मोबाइल। हाँ देखो, इसको देखो, बता दो उसको क्या देखना है। हाँ उसको देखो, ठीक है, ये वाला, इसको देखो, ठीक है। हाँ, तो वॉलीबॉल का होता है कोर्ट, और गोल्फ जो खेलते हैं गोल्फ, उसका क्या होता है, गोल्फ कोर्स होता है। उसके जो टेबल टेनिस जो खेलते हैं उसका क्या होता है, बोर्ड। उसका जूडो जो होता है उसका अच्छा, क्रिकेट जो होता है उसका पिच होता है। पोलो का क्या होता है, पोलो ग्राउंड का फील्ड। बैडमिंटन किसमें खेलते हैं, कोर्ट में, ठीक है। जिसका सामान होगा उसको ऐसे करके एक कर देना, ठीक है। जैसे कोर्ट, टेनिस का कोर्ट है और जो बैडमिंटन का कोर्ट है, इस टाइप से। उसके बाद फुटबॉल का क्या होता है साजन, फील्ड। उसके बाद बोलेगा निशानेबाजी को रेंज, क्या होता है, रेंज। उसके बाद घुड़सवारी, ये इंपॉर्टेंट है घुड़सवारी वाला। हाँ, कबड्डी किसमें खेलते हैं, कबड्डी और खो खो दोनों खोलते हैं कोर्ट में। ये हो गया। कह रहा है प्रमुख देशों के सर्वोच्च, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल भारत रत्न देख लो, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कहाँ का है, भारत का। निशान है पाकिस्तान, कहाँ का है, पाकिस्तान का है। अमेरिका का देख लो, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कहाँ का है, अमेरिका का है, ठीक है। उसके बाद है अगला, लीजेंड ऑफ ऑनर कहाँ का है, फ्रांस का है, ठीक है। इतना सा तुम लोग ध्यान रखना। और एक यूके का देख लो, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये क्या है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। अब चलो अगला देखो, कह रहा है कि मानचित्र पर अंकित कल्पित रेखाएं, आइसो बार से क्या मापते हैं हम लोग, समान वायुमंडलीय दबाव, स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है। समान वायुमंडलीय दाब किसे मापते हैं, हाँ आइसो बार इसका मापक है, समान वायुमंडलीय दाब का, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बोलेगा आइसो बात, तो समान सागरीय गहराई, खाली टिक मारना। कहेगा आइसो हेलाइन, तब समान लवणता मारना। वैसे हेलाइन से समझ जाओगे समान लवणता है। कहेगा आइसो हाइट्स, तो उससे समान वर्षा, ये इंपॉर्टेंट है आइसो हाइट्स, ठीक है। उसके बाद सीधे नीचे आ जाओ, आइसोथर्म मतलब समान ताप, ठीक है, इसको मारना स्टार। आइसोब्रांट मतलब तरित झंझावात, ठीक है। बस इतना सा इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, जिससे पूछेंगे, अच्छा तुम लोग तो देख ही लियो, चलो बताओ। मेगास्थनीज कहाँ का था जी, ये दवाई कहाँ का है, यूनानी का रिसर्च फॉर्मूला, यहाँ लिखा हुआ है देखो, यहाँ है। दिमागी ने एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्फूर्तिदायक और शक्ति से भरपूर यूनानी औषधि है। कहाँ का औषधि है, यूनानी औषधि है, समझो वहां रिसर्च किया गया है। और ये जो यात्री था मेगास्थनीज, ये भी कहाँ का था, यूनान का। बताओ, और किसके शासनकाल में आया था जी, और कब आया था, 305। तीनों को हाईलाइट करो, तीनों को। तुम्हारा हाईलाइटर क्या हुआ शिवरानी, घर में छूट गया, अच्छा ठीक है, लेते हैं ना, हाँ उसको करो हाईलाइट। तो आज देखो तुम लोग एगो सूचना समझ लो कि आज जो है हम लोग गांव में लगा हुआ मेला, कौन मेला है जी, विशेरी मेला। तो सब लोग जितना, जैसे मंगल कुमार है, इधर से कौन है, दीपक है, इधर से कौन है, पल्लवी, इधर से साइमा है, इधर सिंपल है, इधर से अर्चना है, सब तुम लोग क्या है, मेला देखने का है। तो घर है नहीं घर है, तो लिखे ना तुम लोग क्या है, सब साधारण आमंत्रित हो, आओ तुम लोग मेला देखो। बेलू है, भयंकर मेला लगता है बेला बेसारी का। वहां तुमको साजन मिलेगा, शिवरानी मिलेगी, नितेश मिलेगा, रवि के कल पिताजी मिले थे हमको, घूमते हुए जा रहे थे अकेले एकदम पूरा मेला देखने के लिए, समझे। तो तुम झूला तुम बुतरू हो जो तुम झूला झूलोगे, हैं?
ठीक है। अरे तुमको ऐसे कहाँ बैठा के दौड़ा देंगे, हो जाएगा झूला एकदम, झूल लेना, समझे। तो सब लोग मेला देखने के लिए आओ, हम लोग के गांव में बहुत बढ़िया मेला लगता है विसारी मेला, ठीक है, सब लोग आओ देखने के लिए। चलो बिरला विसारी, अब आगे देखो, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला है डाइमेकस, ये किसके दरबार में आया था? बिंदुसार, बिंदुसार, इसको भी अंडरलाइन करो या स्टार मारो। फाहियान कहाँ का नागरिक था? चीन का। वो सब किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। कल रवि पढ़े थे ना वो, कि विक्रमादित्य का उपाधि सबसे ज्यादा धारण कौन किया था? यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और किसके समय हुआ था? कौन सा हुआ था जी? विक्रम संवत, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है। तो यही हुआ था, इसको ध्यान, इसको हाईलाइट मार के स्टार मारो इसमें, यहाँ वहां खींचो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाहियान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय या चंद्रगुप्त द्वितीय, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेन सांग कहाँ का नागरिक था? चीन का। कब आया था? 630 ईस्वी में। किसके दरबार में? ये दरोगा, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था। अगला है मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इटली का। कब आया था? कहाँ आया था? ख्याल में, पांडे वंश में। इब्ने बतूता कहाँ का नागरिक था? कब आया था? किसके दरबार में आया था? इसको हाईलाइट करो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके निकोलो कॉन्टी कहाँ का यात्री था? इटली का। कब आया था? 1400। किसके दरबार में? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलो अब दरोगा का क्वेश्चन करते हैं, इसको कल आगे करेंगे। दरोगा का अब तुम लोग देखो, बिहार दरोगा। अरे ईट भट्टा का हुआ कांड का उद्भेदन पता चला तुम लोग को? हैं बताओ। हाँ, हम लोग का रिश्तेदार ही था। तो इसको पानी दो, पानी है किसी के पास? बताओ, मैच हम लोग के गांव का रुक गया, बताओ। आदमी को ऐसा ऐसा बताओ कर देता है एकदम। तुमने बाबूपुर का भी वो अभियुक्त है जी। चलो हम लोग अब देखेंगे बिहार दरोगा। दरोगा बनो जी, तुम लोग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, ठीक है। डायरेक्ट प्रशासन में जाओ एकदम, कहाँ इधर उधर करोगे। चलो अब क्वेश्चन है, पहले एगो तुमको मैचिंग वाला क्वेश्चन देखते हैं, दरोगा का कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है वो करवाते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसीलिए बोर्ड साफ कर दिए। चलो दिख नहीं रहा, दिखेगा तो बोला। चलो ऐसे ही क्वेश्चन बोलो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन उस दिन किए थे, फिर भी बोलेगा, इसका जवाब देगा, मंगल देगा। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, चारों ऑप्शन बोल रहे हैं। विलियम वार्ड, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। बताओ, इधर से बताओ, साइमा बताओ, कौन नहीं था सदस्य? ऑप्शन दे रहे हैं, निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वार्ड, पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। एक नंबर कौन था? जो भी था वो नहीं था। लॉरेंस था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था, एबी अलेक्जेंडर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर होता है। यह कथन है स्थिर वैद्युतिकी के गाउस के नियम का, लेंजर के नियम का, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम का, स्थिर चुंबकत्व के गाउस के नियम का। खोल के तो नहीं बैठा जी आंसर है? फिर से क्वेश्चन को समझो, फिर इसका आंसर तो सही है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कितना होता है?
चुंबकीय फ्लक्स के में समय के साथ होने वाले परिवर्तन के दर के बराबर है। यह कहता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। कहता है भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी या संपर्क बनाने वाली संरचना कौन सा है? जैसे भ्रूण मतलब बच्चा जो होता है गर्भ में, वो होता है भ्रूण, और गर्भाशय के बीच जो संवहनीय संपर्क बनाने वाली संरचना को कहते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं, अपरा यानी प्लेसेंटा, बी नंबर डिंब वाहिनी नालिका यानी फैलोपियन नलिका, सी शुक्रजनक नालिका, डी ए और बी दोनों। अपरा मतलब प्लेसेंटा क्या होता है? यही माँ के जो है ना रक्त से क्या होता है, पोषण बच्चे को सब कुछ खाना पीना सब पहुंचाता है, जिससे क्या है माँ और जो बच्चे का भ्रूण का संबंध का होता है स्थापित होता है, इसी को बोलते हैं अपरा या फिर प्लेसेंटा। वेरी गुड। ठीक है, एगो अर्चना आयु उससे को अंशु से, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है अंशु? अंशु, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 9, 10, वही बताए तो बतलना की क्या नहीं बतलना है। हाँ, आयुषी का कुछ है नंबर नाम बताओ। चल हमरा साथ आओ, हमरा साथ बोल। एगो छो गुजरात, एक, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से कितना है 9 कोस्टल एरिया है, और सबसे बड़ा बोलेगा तो, और दूसरा नंबर, और सबसे छोटा गोवा। ठीक है, इतना सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, गांधी सनार बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? चंबल नदी का, वो हमको लगता है गड़बड़ लिखा है, गांधी सागर बांध होना चाहिए। हाँ, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? चंबल, सरदार सरोवर, हीराकुंड, कोसी नदी किसका है? तुम रवि पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ो, काहे नहीं पढ़े थे जी? हैं? तुम पढ़ो, तुम पे इस बार हम दाव खेले हैं, तुमको दरोगा का जो है ना बनाएंगे। ठीक है, तुमको दरोगा बनाएंगे इस बार। तुम जो मेहनत करो, जितना बोलते हैं उतना करो, और रगड़ के मेहनत करो। अभी 2000 दरोगा आ रहा है। ठीक है, काहे नहीं पढ़ पा रहे हो? तबीयत खराब है ना? अच्छा, तबीयत ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन मोबाइल में ऑनलाइन ही देख लो, और रिवीजन को छोड़ो मत, सुतले सुतले देख लो, कुछ कर लो। इस बार पूरा एकदम मेहनत करो एकदम एकदम दरोगा बनो एकदम, कितना जबरदस्त मजा आ जाएगा एकदम। तब जाएंगे मिलने के लिए, राजगीर जाएंगे तुम लोग से। मंगल जाएगा जी राजगीर मिलने रवि से? ठीक है, बीपीए जाएंगे, पीओपी में सब लोग रहेंगे एकदम। ठीक है, गांधी सागर बहुत मजा आएगा, लेकिन दरोगा जब बन जाएगा सब लोग 3-4 लड़का लड़की सब, कितना मजा आएगा। लगेगा घरे जैसा लगेगा बीपीए में भी है। तोरा हो गया ग्रेजुएशन? नहीं हलो चा, बड़ा दिक्कत है। तोरो हो गए तो तोरो करो तैयारी। ठीक है, वैसे साइमा तो जा रही है, चिंता। साइमा सर्टिफिकेट बना ईडब्ल्यूएस का, दोनों बांध बनवाओ, साइमा और वो नया दोनों बनाओ। चलो, क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? चंबल नदी का, सरदार सरोवर नदी का, हीराकुंड नदी का, कोसी नदी का? हाँ, चंबल नदी का। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, हाँ ये साहिल बता दिया था, ये मंगल आज बताएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तुम्हारे नाम मंगल रख दें? मंगल एक ही है यहाँ पे। ठीक है, लाल तारा है, लाल ग्रह है, समझे? तो यहाँ पे मंगल को ही मंगले रहने दो। बोलो मंगल, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है जी? 120 बटा, बोल दो ना जी, सही तो बोल रहे हो। हाँ, 120/80 mm होता है। अच्छा ठीक है, हमको ये बताओ, रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया था? रक्त परिसंचरण की खोज रवि विलियम हार्वे। ठीक है, तो 120 को क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, ऊपर, और नीचे वाले को डायस्टोलिक 80 को कहते हैं। रक्तचाप मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? किसे मानते हैं? बीपी? बीपी बढ़ागा घटेगा, किसे मापेंगे? किसे बोलेंगे जी? स्पेग्नोमीटर, ऐसे ऐसे रहता है ना, उसी को बोलते हैं स्पेग्नोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है? कंबोडिया, कल समझना पड़ेगा कंबोडिया कहाँ है। फिर से क्वेश्चन सुनो, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है? दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया? बताओ।
बोलो, चारों एशिया ही बोला है। जैसे तुम लोग को बताते हैं, जैसे मैप देखो, जैसे ये है, ये है ईस्ट है, ये क्या है नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ठीक है। इधर को बोलेंगे क्या बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और इसको क्या, सॉरी नॉर्थ ईस्ट ऊपर को बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट। इसको क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट। और इसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। यानी नॉर्थ को बोलेंगे हिंदी में उत्तर, यही रीजनिंग में कम आएगा, यही दक्षिण। जैसे बोलेंगे कि, हाँ बोलेंगे कि जैसे साजन जो है उत्तर की दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला, वहां से बाएं मुड़ गया 2 किलोमीटर, वहां से उत्तर पूर्व 10 किलोमीटर चला गया। वर्तमान में जो स्टार्ट किया था वहां से यह किस दिशा में है, या फिर पूछें कितना दूरी तय किया, ये सब क्वेश्चन आएगा रीजनिंग में। समझो, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, उत्तर और पूरब, पूरब के बीच में क्या होगा, उत्तर पूर्व। क्या हुआ, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर, दोनों है की हुआ। जैसे इधर दक्षिण है, ये पूरब हुआ, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। यही अभी क्वेश्चन पूछा गया है ना, दक्षिण पूर्व। उसके बाद साउथ और वेस्ट, मतलब दक्षिण और पश्चिम में क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। और ये क्या होगा, नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो यही क्वेश्चन अभी पूछा गया है, इसके लिए ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन है कंबोडिया, इधर क्या जी क्वेश्चन, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनीतिक उप विभाग में आता है, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, बताओ। देखो ये रहा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम पढ़े हो ना, ये रहा कंबोडिया, ठीक है। और ये जो है जैसे ये है एशिया, ये वाला एशिया वाला ऐसे बात, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया। और ये वाला क्या हो गया, इधर जो ये जो हो गया इधर, इसको बोलते हैं, ये वाला मिडिल एशिया होता है। और उसके बाद होता है कौन है ऑप्शन, पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया, तो ये वाला क्या है, पूर्वी एशिया हो गया। और एक दक्षिण पश्चिम एशिया, दक्षिण, उसके बाद क्या है, पश्चिम एशिया, इस वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो यही है, इसके लिए मैप का दिमाग का होना बहुत जरूरी है। कंबोडिया क्या कहलाया, दक्षिण पूर्व एशिया। चलो अगला हो गया, हाँ शिवरानी, इसका जवाब तो अर्चना, हाँ अर्चना दी थी, आज फिर जवाब दो। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, महानदी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती। परसों कल ही पढ़ाए थे ना, तब कैसे भूल जाती हो। नर्मदा और ताप्ती क्या पश्चिम में अरब सागर में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है। और कौन अश्वमेध यज्ञ किया था, बताओ। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त। क्वेश्चन सुनो दीपक, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है जी, क्या होता है साहिल, बताओ। रामायण देखे हो, हाँ देखो शाहजहां पे बहुत तो होशियार लड़का है। जैसे क्या है, राम लक्ष्मण जो हुआ था, सीता जो है ना चली गई थी, उसका अग्नि परीक्षा हो गया था, तो जंगल में क्या होता, लव कुश का जन्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अश्वमेध यज्ञ किए थे राम। उसके बाद क्या, अश्वमेध यज्ञ में क्या किया, यज्ञ में घोड़ा को छोड़ दिया था, घोड़ा जहां तक जाएगा वो क्षेत्र क्या है, उसी राजा का कहलाएगा। तो वही जो लव कुश देखा, बड़ा सुंदर घोड़ा है, बड़ा सुंदर, उसको पकड़ लिया, ठीक है, पकड़ लिया। उसके बाद उसका उसको छोड़ ही नहीं रहा था, बोला कि दूध सब आया कि भाई ये राम जी का घोड़ा है, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, ठीक है। यह क्या है कि यज्ञ के माध्यम से बाद में छोड़ा गया है, इसलिए छोड़ दो। राम जी को कौन नहीं जानता था। तो ये लोग जंगल में रहते, दोनों भाई, और सीता के और राम के पुत्र थे, लेकिन नहीं जानते थे। तो बहुत भयानक युद्ध हुआ था, हनुमान साहब को पराजित कर दिए थे, ठीक है। तो यही वाला कहानी था। तो उसी समय एक जो है राजा महाराजा के समय होता था, कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। आज तुम लोग जाना, तो देखो केवल तुम लोग पढ़ाई करोगे तो उतना बढ़िया नहीं हो पाओगे, पढ़ाई के साथ सांस्कृतिक जानकारी भी होना क्या है, बहुत जरूरी है। ये सब क्या है, हमारे संस्कृति का हिस्सा है, हमारे परंपरा का हिस्सा है ना। इसीलिए सबको जानकारी रखना चाहिए। विश्वास करो न करो, लेकिन जानकारी तो रखोगे। इसीलिए साजन जैसे जानकारी रखा है वैसे जानकारी रखो। तो कह रहा है क्वेश्चन दीपक कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया, वही अश्वमेध यज्ञ था। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, बताओ।
कौन किया था रवि? समुद्रगुप्त किया था। इसी को भारत का नेपोलियन भी कहा था, क्योंकि दक्षिण के 12 शासकों को जीता था और 9 शासकों को आर्यावर्त में जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो है नेपोलियन समुद्रगुप्त, और ये अश्वमेध यज्ञ किया था। अगला क्वेश्चन, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन, क्षेत्र उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, प्रोटॉन उत्सर्जन। इसको बोलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। फिर से क्वेश्चन को समझो नीतीश। कह रहा है उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। एक क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? मतलब क्या हुआ? प्रधानमंत्री बने पीएम। जैसे क्या होता है, देश होता है, राज्य होता है, ठीक है। दोनों में क्या होता है? राज्य का जो सर्वोच्च एक होता है विधायिका, कार्यपालिका, ठीक है, न्यायपालिका को अलग छोड़ दो। विधायिका का प्रमुख होता है कार्यपालिका, ठीक है, और कार्यपालिका का प्रमुख होता है 2 स्तर पे। देश में हो जाएगा क्या? पीएम, देश में पीएम, और राज्य में सीएम। तो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे बिहार में क्या है? बिहार में सबसे बड़ा जो है, जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वो कौन होता है? सीएम। सीएम बोल सकते हो देश, राज्य में, ठीक है, और देश में पीएम, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे? मतलब पीएम बने थे, लेकिन उससे पहले क्या थे? वह सीएम रह चुके थे। तो वह कह रहा है कौन नहीं थे? ऑप्शन है चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवेगौड़ा, गुलजारी नंदा। बताओ। एच.डी. देवेगौड़ा तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी थे, ठीक है। और दूसरा बोलो, एक ऑप्शन खत्म हो गया। किसान दिवस मनाते हैं चौधरी चरण सिंह, वो उत्तर प्रदेश के क्या रह चुके थे? और कौन थे? एक ऐसे पीएम थे जो कि किसी भी जो है सत्र में लोकसभा में उपस्थित ही नहीं हुए, यही थे ना, ठीक है। सरकार ही गिर गया था, तो यही चौधरी चरण सिंह थे। तो चौधरी चरण सिंह भी नहीं थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह कहाँ के थे? यूपी के थे। और फिर वो कौन बताए थे अभी? मोरारजी देसाई कहाँ के थे? नहीं, मोरारजी देसाई नहीं, चौधरी ये एच.डी. देवेगौड़ा, ये कहाँ के थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। अब 2 बचा ऑप्शन, एक है क्या मोरारजी देसाई और गुलजारी नंदा। बताओ क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा ये क्या थे कि डायरेक्ट पीएम बने थे। जैसे अभी ये कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी क्या बने थे? पहले के गुजरात के थे ना मुख्यमंत्री जी, और अभी क्या बन गए? भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। तो यही चीज को ध्यान रखना। ये क्या है? गुलजारी लाल नंदा डायरेक्ट बने थे पीएम, और ये सब क्या थे? चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, एच.डी. देवेगौड़ा पहले सीएम थे, फिर वो। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? कृषक, मजदूर, पादरी, वकील। पादरी नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किससे पूछेंगे? हाँ, दीपक तुमसे पूछेंगे। पढ़ाए भी थे उस दिन, रिवीजन भी करवाए थे। दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था दीपक कि निम्नलिखित में से कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? बिना ऑप्शन के बता दो, ठीक है। फिर से ऑप्शन बताते हैं। पुरुषपुर यानी पेशावर, तक्षशिला, श्रीनगर, सियालकोट। बताओ दीपक उधर से बताएगा। तुम बताओ उधर से आए उसे, कनिष्क का राजधानी कहाँ था? कुषाण वंश का सबसे महान शासक, जिसके कार्यकाल में चतुर्थ बौद्ध संहिता हुई थी कश्मीर में। बताओ कहां पर था कनिष्क का राजधानी? बताओ। पुरुषपुर यानी पेशावर, तक्षशिला, श्रीनगर, सियालकोट। बताओ किसी को। रवि तुमको याद है? पता है? हाँ पेशावर था। कहाँ से इतना क्या चना मूंग तो ज्यादा नहीं खा रहे हो? क्या है, दिमाग गिरी कहीं? वही तो नहीं टॉनिक ले रहे हो साजन? दिमाग इतने। हाँ देखो यही है पेशावर अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और यही कनिष्क का क्या था? राजधानी था, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? पुरुषपुर भी बोलते हैं। और सिल्क रूट पे जो था इसी का नियंत्रण था, कनिष्क का ही था, कुषाण वंश का ही।
पुरुषपुर। और पूछेगा कनिष्क का दूसरा राजधानी कहाँ था कुषाण का, तो मथुरा याद रखना। शक संवत कौन चलाया था, कनिष्क। भारत में कौन सा संवत लागू है मंगल कुमार, शक संवत है। शक संवत कब से आया था प्रकाश में, कब हुआ था स्टेब्लिश, कब गठन हुआ था, उसका निर्माण हुआ था 78 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है धर्मवीर से, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा, दाब जब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 4, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है साइमा, तुम्ही से क्वेश्चन है। साइमा ये बुक नहीं है तुम्हारे पास, वो पीडीएफ भेजे थे ना, अच्छा इसको तुम देखना, ठीक है, तुमको भी रेस में रखे हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर भी हुनर हमको दिखता है कि तुम भी बन सकती हो अगर तुम पे थोड़ा सा मेहनत किया जाए, इसीलिए तुम अपना एकदम तैयार रहो, अपने तरफ से बेस्ट देना है, ठीक है, बात बाकी तुम हम मेरे पे छोड़ दो। कहेगा अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है बताओ, बताओ, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ है बताओ मंगल, ये बताओ, तुम बताओ, ऑप्शन देते हैं, जेनेवा में, वाशिंगटन में, रोम में, पेरिस में, किसमें है, जेनेवा में है, ILO का मुख्यालय कहाँ पर है। उसके बाद WHO का कहाँ मुख्यालय, WHO का, ठीक है, G15 का, रेड क्रॉस का, UNHRC का, UNCTAD का, जेनेवा, ठीक है, इतना से याद रखना। तो ILO का भी मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। देखो दरोगा में पूछा गया था, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है। जैसे जो पढ़ा लिखा व्यक्ति, देखो कल या परसों का न्यूज है, 2 करोड़ का पैकेज ही कितना का दिया है, गया का कहाँ का लड़का है, गूगल उसको दिया है, पढ़े तुम लोग, ठीक है, देखो ये अप टू डेट है, क्या नाम है उसका, हाँ अभिषेक कुमार था, ठीक है, तो उसको गूगल की तरफ से दिया, इसका मतलब बहुत तेज था, ठीक है, उसको बुला लिया गया कहाँ, कैलिफोर्निया USA, या ये गूगल के मेन ऑफिस में आप काम कीजिए और आपका 2 करोड़ का पैकेज होगा। 2 करोड़ का पैकेज का क्या मतलब हुआ, 1 साल में उसको मिलेगा 2 करोड़ रुपया। 2 करोड़ का मतलब 200 लाख, 200 लाख मतलब 12 गुना 200 लाख बटा भाग दे दो 12 से, कितना हो गया, कितना हुआ, 200 बटे 12 कितना हुआ, हाँ 20 लाख रुपया प्रति महीने उसको मिलेगा, बताओ, ये पैकेज है, शुरू का स्टार्टिंग है, और उसके बाद 20 लाख से अभी क्या होगा, 22 लाख होगा, 25 लाख, 30 लाख का, मतलब एक इंसान, हम ही लोग की तरह इंसान है ना, लेकिन सबसे चीज जो अलग किया उसको क्या किया, उसका दिमाग, उसका स्किल, उसका हुनर, उसका ऐसा हुनर था कि जो है अमेरिका के जो है गूगल के सॉफ्टवेयर को जो है वो कर दिया, डेवलप करने लगा, तो उसको पैकेज दिया गया 20 लाख रुपया प्रति महीना। हम लोग क्या 20,000 ढंग से नहीं कमा पा रहे हैं, उसको बता 20 लाख रुपए एक के महीना मिलेगा, वो भी कितना कम उम्र है, देखिए उसका कितना कम उम्र, छोटा है, आगे चल के क्या है इतना उम्र होगा, दूसरा कंपनी पैकेज देगा। इसीलिए अपने किस पे काम करना है अभी, अपने हुनर पे करना, अपने प्रतिभा पे। तो वही क्वेश्चन पूछा गया दरोगा में कि शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है। ऑप्शन है राजनीतिक अवसरवाद, सामाजिक समन्वय, सामाजिक गतिशीलता, या प्रतिभा पलायन। प्रतिभा का ही पलायन हो गया, मुझे लड़का को पैकेज दिया गया, विकासशील देश है अपना, वहां से चला गया कहाँ, विकसित देश, उसका हुनर था, टैलेंट था, कहाँ चला गया, प्रतिभा का पलायन हो गया था। दरोगा में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये कहीं पढ़ाया लिखा नहीं जाता है, इतना समझना पड़ेगा। चलो तो अब जो है आज का क्लास फिर हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। कल चलेगा परिवर्तन दरोगा का, यानी क्या है इसका, सब लोग देख के आना जी। 6/12/2020 पेज नंबर कितना है, 138, सबको भेजे है ना, सबके है उसमें भेजा हुआ, 138 नंबर पेज देख के आना सब लोग, दरोगा क्वेश्चन। अब जो है बिहार पुलिस पे दाव हम कर चुके हैं, काम कर चुके हैं, अब बिहार दरोगा का काम करेंगे।
मेरा इसी पे ज्यादा कमांड है, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस। ना आज तक हम कोई रेलवे का फॉर्म भरे, ना रेलवे का कोई एग्जाम दिए, लेकिन वही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सब क्या सीधा प्रशासन में जाओगे, बीपीएससी करके जाओगे तो क्या बनोगे, एसडीएम बनोगे, डीएसपी बनोगे, गन्ना पदाधिकारी, कई सारा चीज बनोगी, तो वो सब क्या प्रशासन में जाओगे। दरोगा बनोगे तो क्या करोगे, सीधे प्रशासन में जाओगे। बिहार एसएससी से जाके प्रशासन में जाओगे, बिहार पुलिस से प्रशासन में जाओगे, तो प्रशासनिक जो ये सब पद है, इसीलिए इसी का तैयारी जो करवाते हैं। तो तुम लोग का बिहार पुलिस का हम दाव खेले थे, वो दाव हो गया काम। अब जो है मेरा बारी है बिहार दरोगा, ज्यादा से ज्यादा 6-7 बच्चे को दरोगा बनाने का, जिसमें 4 बच्चा को तो हम रडार पे रखे हैं कि 4 बच्चा को हम दरोगा बनाएंगे, और जितना ज्यादा बच्चा बन सकता है। ठीक है, अब तुम लोग डिसाइड कर लो कि 4 में से कौन है, सहमत तुम हो 4 में से। ठीक है, अपना अपना देख लो, 4 बच्चा कम से कम दरोगा बनेगा इस बार 2000 की वैकेंसी में, जिसमें रवि का तो हम पहले घोषणा कर दिए, लेकिन रवि तुमको ज्यादा उत्साहित नहीं हो जाना है। ठीक है, मेहनत और करना है कि सर हम पे भरोसा करते हैं, हमको भी अब मेहनत करना और बढ़िया से। ठीक है, चलो जाओ फिर, अब जो है आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। कल देख क्या ना ये, हाँ दीपक ले 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 लो, देखो दिमागी, इसका नाम क्या है, दिमागी। इससे दिमाग क्या होगा, तेज होगा, लेकिन पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। दिमाग का दीपक का दिमाग जब तेज हो जाएगा तो हम लोग भी इसको टॉनिक लेंगे एक पे। ठीक है जी, लो जी, ठीक है, चलो थैंक यू क्लास।